अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ का हिस्ट्री का कोर्स कवर कर रहे थे और उसकी एक सीक्वेंस में बॉडी ऑफ नॉलेज को कवर करते हुए चल रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज हम पाकिस्तान मूवमेंट थ्रू 1922 टू 1939 को कवर करेंगे। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं तो आप हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए। उसमें हमने काफ़ी तफसील से बताया कि इस कोर्स से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। मुख्तसरन ये कि ये एक ऐसा सेशन है जिसके अंदर कि हम क्विकली इस पूरे एरा की बॉडी ऑफ नॉलेज को कवर करेंगे, जिसकी मदद से फिर आप आसानी से अपने पॉइंटर्स तैयार कर सकते हैं, जिनको यूज़ करते हुए फिर आप एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। और ये उस वक्त भी बहुत काम आएगा कि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आप एक दफ़ा वीडियो की पूरी सीरीज़ सुन लें। आधे घंटे से 1 घंटे के दरमियान की वीडियोज़ हैं, तो पूरा एरा आपका कवर हो जाएगा और आपको खुद से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप ऑडियो सुन के भी ये कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। इससे पहले जो कुछ हुआ था वो आपके जहन में होगा। 1922 तक हम पहुंच गए थे और खिलाफत मूवमेंट का भी एंड हो रहा है इस टाइम में। इस वक्त तक मुसलमान और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस या मुसलमान और हिंदूज़ जो हैं मिल के कोशिश कर रहे थे कि समहाउ कोई ऐसी कॉमन फ्रंट शायद हम बना सकें, लेकिन यहाँ तक आते आते तक कम्युनल वायलेंस इतना डेवलप हो गया था और आपस में इतने हेटेड और निकल के सामने आ गया था, और जो इख्तलाफात थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिसके बाद क्लियर होना शुरू हो गया कि एक्चुअली ये दोनों साथ नहीं रह सकेंगे। और सर सैयद की जो टू नेशन थ्योरी का पॉइंट था वो काफ़ी हद तक प्रूव हुआ। और ये वो एरा था जिसमें कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि फाइनली वी विल बी डिसाइडिंग कि नहीं, वी कैन नॉट एनी हाउ वी कैन नॉट लिव टुगेदर, वी कैन नॉट लिव अंडर वन गवर्नमेंट और अंडर इन वन कंट्री। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1923 में। क्योंकि 1922 में तो बाइकआउट चल रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, गांधी जी ने भी चीज़ों को बाइकआउट किया हुआ था, खिलाफत मूवमेंट का असर चल रहा था। तो मुसलमानों ने भी और कांग्रेस ने भी जो है वो चीज़ों का बाइकआउट किया हुआ था। 1923 में एक इलेक्शन हुए थे और वैसे तो उसमें बाइकआउट था, लेकिन कांग्रेस की कुछ पार्टी के अंदर ना मुख्तलिफ धड़े बन गए थे, कुछ के फैक्शंस बन गए थे। उसमें एक स्वराज पार्टी बनाई गई थी कि इस नाम से कुछ इलेक्शन लड़ लिया जाए, और कांग्रेस को अंदाज़ा हो गया था कि हम अगर एक और नाम से अपने बंदों को मार्केट में लेके जाएंगे और उनको पहुंचाएंगे जनरल पब्लिक तक, तो उसमें हमारा फ़ायदा है और लोगों तक से हमारे ताल्लुकात बनेंगे। तो उसमें काफ़ी सारी सीटें जो हैं वो स्वराज पार्टी ने जीती थी, जो एक्चुअली कांग्रेस के ही अंदर से के लोग थे। ठीक है, स्वराज तो आपको याद होगा कि क्या था, कि वो उनका अपना सेल्फ गवर्नेंस, इंडिपेंडेंस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें कि चूँकि इंडिया हिंदू मेजॉरिटी है तो उसमें हिंदूज़ को जो है वो टोटल कंट्रोल देने की बात होती थी। ठीक है जी, तो ये हुए थे 1923 में। और कांग्रेस को ने पुश करना शुरू कर दिया था स्वराज की तरफ, और कांग्रेस ने इन इलेक्शन में कांग्रेस के नाम से हिस्सा नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा नहीं लिया था, और लेकिन स्वराज पार्टी के नाम से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये जीते थे। ठीक है, तो इससे भी एक मुस्लिम लीग और मुसलमानों को थोड़ा सा एक शॉक किया था कि ये तो बाइकआउट किया हुआ था इन्होंने, तो लड़ ही नहीं रहे थे, तो पीछे पीछे इन्होंने इलेक्शन लड़ भी लिया। अच्छा, 1927 में एक इवेंट ये हुआ कि दिल्ली प्रपोजल्स पुश किए गए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो है वो मुस्लिम लीग ने ये प्रपोजल्स रखे कि हमें 1/3 सीट्स चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में, सिंध को जो है वो फुल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, बलूचिस्तान और NWFP में भी जो रिफॉर्म्स आप कर रहे हैं, चीज़ें सुधार रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, पोस्टल सर्विस ला रहे हैं, तो फलानी चीज़ें कर रहे हैं, तो रेलवे का निज़ाम बना रहे हैं, तो ये बाकी जगहों पे तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप बलूचिस्तान और NWFP को काफ़ी पसमानदा रखा हुआ है आपने, तो इसके वहाँ पे रिफॉर्म्स लेके आएँ, वहाँ पे चीज़ों को बेहतर करें। नंबर ऑफ़ सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल शुड बी प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन। अच्छा, ये मुसलमानों के बड़े ना यूनिक किस्म के मुतालबात होते थे। उसकी वजह ये थी कि एक्चुअली जिनसे की लड़ाई हुई, जो वहाँ पे रूलर्स थे वो एक्चुअली मुस्लिम्स थे, तो इसलिए वो ये समझते थे कि ये हमारा राइट है। और अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लैंड होल्डिंग, ज़मीनों पे जो कब्ज़ा रहा था वो मुसलमानों का ही था, तो क्योंकि वहाँ के बादशाह थे, तो वो अपने लिए एक स्पेशल किस्म की एक पैकेज चाह रहे थे कि जो हमारे हिसाब से हो ना, यूँ समझें
आसान सी बात समझे कि एक इलाका है जहाँ पे एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं। अब किसी ने आके, गवर्नमेंट ने आके सब लैंडलॉर्ड वैंडलॉर्ड ख़त्म करने जा रहे हैं और कुछ नया निज़ाम ला रहे हैं, तो वो लैंडलॉर्ड्स जो वहाँ की बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों के जागीरदार हैं, वो कहेंगे ना भाई, अब आप अगर हमसे ज़मीनें ले रहे हैं तो हमारे हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट करें। तो इसलिए मुस्लिम्स जो है ना, ये चाहते थे कि उनके हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट किया जाए। तो और अपनी तरफ से अगर देखा जाए, ये सही थी उनकी डिमांड, और कांग्रेस ने भी इवेंचुअली इसको एक्सेप्ट किया था कि हाँ भाई, मुसलमानों को हम समझते हैं कि वो उनकी पॉपुलेशन के मुकाबले में ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। खैर, तो वो कहना ही चाहते थे कि बाकी जगहों पे तो हम ये चाहते हैं कि जी, हमारी जो 1/3 हमें जो है वो दिया जाए, इलेक्टोरेट दिया जाए, कि जहाँ भी कहीं असेंबली बन रही हो 1/3 हमें हिस्सा दिया जाए उसमें से। अच्छा, जब सब जगह 1/3 दिया जाए तो बंगाल में और पंजाब में ही 1/3 दिया जाए? नहीं, चूँकि बंगाल और पंजाब में मुसलमान ज़्यादा हैं तो वहाँ 1/3 नहीं दिया जाए, वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाए, जो कि 50% से ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया रखा गया उस वहाँ पे। ठीक है, फिर if all of these are met, then separate electorate demand of Muslim League will be retracted। कि मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि अगर आप ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो हम ये कह रहे हैं, तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट से दस्तबरदार हो जाएंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या बात थी जो पीछे से चलती हुई आ रही है, कि जी मुसलमानों का इलेक्शन ही अलग हो। आपने कहा कि लेट सपोज 9 सीटें हैं पूरी असेंबली में, तो 3 सीटें मुसलमानों को दी जाएँ, 6 सीटें हिंदुओं को दी जाएँ, और उन 3 सीटों में अलग से इलेक्शन, उसमें सिर्फ मुसलमान खड़े हों और सिर्फ मुसलमान ही इलेक्शन लड़ें, उसमें हिंदुओं के साथ हमारा, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट कहलाता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए हम बहुत पुश कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने यहाँ पे कहा इन प्रपोजल्स में कि अगर आप हमारी ऊपर वाली शर्तें मान लेते हैं तो फिर हम सेपरेट इलेक्टोरेट की जो जनरल हमारी शर्त है, हम उससे भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, 1927 में साइमन कमीशन भेजा गया। साइमन कमीशन क्या था कि 1919 के अंदर जो रिफॉर्म्स की गई थी उनके बारे में तय हुआ था कि वो 10 साल बाद उनको रीअसेस किया जाएगा। ये पिछली वीडियो से लिंक है बात, कि 1919 में कुछ रिफॉर्म्स की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था पूरा, उसमें उन्होंने कुछ पूरे मुल्क में कुछ इस्लाहात नाफिज की थी, और तय किया था कि 10 साल बाद इन इस्लाहात के ऊपर हम जायज़ा लेंगे कि कैसा रहा और आगे हमारा क्या प्लान होना चाहिए। अच्छा, 10 साल हुए नहीं थे, 1919 में आई थी, तो 1929 में उसको होना चाहिए था रिव्यू। लेकिन क्या हुआ कि द कंजर्वेटिव पार्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन फियर्ड दैट इट माइट लूज टू द लेबर पार्टी। अच्छा, कंजर्वेटिव पार्टी जो थी वो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था इंडिया के बारे में थोड़ा सख्त था। लेबर पार्टी का जो था वो इंडिया के बारे में ज़्यादा नरम मिजाज थे, वो कहते थे इंडियंस को हम सपोर्ट करते हैं इंडिया। तो कंजर्वेटिव्स को ये लग रहा था कि अभी करीब ही में जो इंग्लैंड में इलेक्शन होने वाले हैं उसमें वो हार सकते थे। उनको लगा अगर हम हार गए और उस टाइम पे अगर लेबर पार्टी ने रिफॉर्म्स को रिव्यू किया तो वो कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जो कि हम नहीं चाहते इंडिया में भी करना। तो इसलिए उन्होंने 10 साल के बजाय उसको 2 साल पहले ही कंडक्ट करने का प्लान बनाया 1927 में, और एक कमीशन बनाया गया, और उस कमीशन में जो है वो 7 मेंबर कमेटी बनाई गई सर जॉन साइमन के अंडर में, जिसमें कोई इंडियन नहीं था। ठीक है, तो अब ये कंजर्वेटिव पार्टी का जो स्टांस है इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या चाह रहे थे, कि एक ऐसा कमीशन बनाया गया कि हमने जो भी इस्लाहात किए हैं वो कैसी रहीं इसके बारे में रिपोर्ट दीजिए, आगे क्या करना है इसके बारे में रिपोर्ट दीजिए, और पूछने के लिए जिन लोगों को उन्होंने कमेटी का मेंबर बनाया उनमें कोई भी इंडियन नहीं था। तो सर जॉन साइमन इसको लीड कर रहे थे, इसलिए साइमन कमीशन के नाम से मशहूर है। और इंडियंस जो भी थे, चाहे मुस्लिम लीग हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने इसको बड़ा इंसल्टिंग समझा कि यार ये क्या बदतमीज़ी है कि हमसे नहीं पूछा जाएगा, हमारा कोई बंदा ही नहीं है इनकी इस टीम में जो ये रिव्यू करने बैठे हैं कि ये कैसा रहा ये 10 साल का अरसा जो इन रिफॉर्म्स का था। अच्छा, कांग्रेस स्पेशली बायकॉटेड द कमीशन इन इट्स मद्रास सेशन इन दिसंबर 1927, और उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया शुरू कर दी, और कमीशन जो है वो उसने इंडियंस को चैलेंज किया कि भाई आप बड़ी वो कर रहे हैं कि हमें शामिल करो, हमें शामिल करो, हमसे पूछो। आपको अगर कह दिया जाए, बड़ी उन्होंने सख्त बात की थी, अगर आप इंडियंस से कहा जाए कि आप
इंडिया को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, तो आप वो भी नहीं बना सकते जिस पे कि सब एग्रीड अपॉन हो। आप लोग तो आपस में ही लड़ लड़ के मर जाओगे, आप लोग तो किसी बात पे मुत्तफ़िक होते ही नहीं हो, आपसे पूछने का फ़ायदा क्या। तो आप तो एक कॉन्स्टिट्यूशन तक तो बना नहीं सकते अपना खुद से, वो भी हमें ही आके बनाना पड़ेगा। इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो फिर 1928 के अंदर जो है वो एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस डिमांडेड द रिटर्न ऑफ अनरिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स। ये अनरिप्रेजेंटेटिव इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कोई इंडियन नहीं था इन मेंबर्स में। तो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस और सारी पार्टीज शामिल थी उस वक्त की जो इंडिया में थी। उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि ये लोग, इन लोगों को वापस भेजो जो आए साइमन कमीशन में, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। एंड फॉर्म अ कमेटी टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने चूँकि चैलेंज किया था उसका उन लोगों ने साइमन कमीशन ने, तो इन्होंने उसके जवाब में एक कमेटी बनाई कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाते हैं इनको। अच्छा, उसका मकसद एक्चुअली कोई बाकायदा बहुत सोच समझ के और बड़ा ही डेलिब्रेट करके और एग्रीड अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना नहीं था, बल्कि उनके उस चैलेंज का जवाब देना था। तो एक कमेटी बना दी गई टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट वाज चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। एंड हेंस जो उसके जवाब में वो वोट बन के आई, तो उस रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, वो जो बहुत सारी पार्टीज़ बैठी थी जिसमें मुस्लिम लीग मेजॉरिटी में नहीं थी, कांग्रेस के मेंबर ज़्यादा थे। तो ऑफ कोर्स जब वो कमेटी बनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली, तो उसमें भी कांग्रेस के लोग ज़्यादा थे। और जवाहरलाल नेहरू के वालिद साहब मोतीलाल नेहरू उसके हेड बन गए उस कमेटी के, जिसने कि एक प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो ये तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग शामिल थी, लेकिन ये जो कमेटी बनाई गई थी इसमें मुस्लिम लीग की का ज़्यादा मलदखल नहीं था। तो नेहरू रिपोर्ट क्या थी? 1928 की सितंबर में नेहरू रिपोर्ट में ये डिमांड्स रखी गई कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हम इस तरह से कुछ चाहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस हो इंडिया का, यानी इंग्लैंड का एक हिस्सा हो लेकिन खुद मुख्तार हो, मेकिंग इट an independent member of Commonwealth with British monarch as the head of state. Federation with two chambers of parliament with a lower house and a provincial council. एक फेडरेशन बनेगी हमारी, यानी फेडरेशन क्या होती है? फेडरेशन एक ऐसा तरीक़ा होता है मुल्क चलाने का जिसमें स्टेट्स होती हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जो इलाके के अपने अपने मसाइल होते हैं, इलाके के अपने अपने फ़ैसले होते हैं, इंटरनल मामलात होते हैं, सड़कें, तिजारत, ये सब कुछ इलाके की अलग अलग असम्बलीज़ अपना अपना मामला देखती हैं। और जो नेशनल लेवल के मसले होते हैं, जैसे कि बॉर्डर के इश्यूज़ हैं, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी है, दूसरे मुल्कों के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप होगा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो फेडरेशन का तसव्वुर दिया उन्होंने कि सूबे भी होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, और दो चेंबर्स होंगे पार्लियामेंट में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, प्रोविंशियल काउंसिल होंगी, ठीक है। अपर हाउस जो है वो सेंट्रल होगा, प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं वो उसको सपोर्ट करेंगी। नो सेपरेट इलेक्ट्रेट और वेटेड इलेक्ट्रेट फॉर माइनॉरिटीज़। अब ये यहाँ पे इन्होंने अपना असल रंग दिखाना शुरू किया। देखें कि अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से आए हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज किया वो टोटली कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि किसी को कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, किसी को वेटेड क्या होता है कि जो अगर माइनॉरिटी में है तो उसको थोड़ा ज़्यादा वज़न दे दिया जाए उसके उसके वोट्स को, तो किसी के वोट्स को ज़्यादा वज़न नहीं दिया जाएगा। जस्ट रिजर्वेशन ऑफ सम सीट्स इन सेंट्रल पार्लियामेंट। हाँ, सेंट्रल पार्लियामेंट में ये हो सकता है कि इतनी सीट्स बस ज़रूर मुस्लिम्स को दे दी जाएँ, या इतनी सीट्स ज़रूर कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए रख दी जाएँ, लेकिन ओवरऑल पूरे सिस्टम में कहीं हम आपको कोई खुसूसी वो नहीं देंगे छूट। फिर नो स्टेट रिलीजन होगा, स्टेट कोई रिलीजन नहीं होल्ड करेगी। मैन एंड वेमेन विल हैव इक्वल राइट्स। अच्छा, ये इस तरह के जुमले इसलिए रखे गए थे एक्चुअली कि उस ज़माने में दुनिया में मैन एंड वेमेन डिडंट हैव इक्वल राइट्स। तो हम अपने आप को दिखाना चाहते थे कि जी हम तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो अपने आप को बड़ी कौमें कहती हैं उनसे भी ज़्यादा आगे के हैं और अच्छी सोच रखते हैं, और हमारे यहाँ तो मर्द और औरत बराबर का हक़ रखते हैं। एक्चुअली इंडिया में ऐसा था नहीं, लेकिन अपने आप को ये पोज करने के लिए जवाब में लिखी गई थी ना, चैलेंज के जवाब में लिखी गई, तो ये इन्होंने रखा इसमें। हिंदी टू बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे पहले उर्दू को हटाने की कोशिश जारी ही थी, और इस जुमले के बाद मज़ीद ये वाज़ेह हो गया कि मुसलमानों के लिए क्या मसाइल आ सकते हैं अगर इनके ऊपर छोड़ दिया गया। तो रेजोल्यूशन वॉज पास्ड गिविंग द ब्रिटिश 1 year to accept, अदरवाइज अ कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन वुड बिगिन।
1 साल के अंदर मान लो ये जो हमने अपना छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, नहीं मानोगे तो फिर हम दोबारा से अपनी नॉन कॉपरेशन की तरफ वापस जाएंगे। वो 1922 में जो हालात चल रहे थे वो दोबारा हम वापस लेके आएंगे। अच्छा, मुस्लिम ने नेहरू रिपोर्ट को काफ़ी से उनको वो था मसला हुआ, तो दे रिएक्टेड एडवर्सली to the Nehru report, and this was evident that Congress was turning its back on the agreements of the Lucknow Pact. Lucknow Pact जब हुआ था उसके अंदर उन्होंने कहा था ना कांग्रेस ने कि भाई हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि मुसलमानों का 1/3 का तो होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो तो मुकर गए उस बात से। तो इन जनवरी 1929 जिन्ना प्रपोज 4 चेंजेस टू सेव द रिपोर्ट। ठीक है, आप रिपोर्ट जो आपने बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ओके, सबके सामने ऐसी शक्ल जानी चाहिए कि हम सब एग्रीड हैं, क्योंकि साइमन कमीशन ने कहा ये था कि आपको ऐसी रिपोर्ट दे ही नहीं सकते जिसमें कि सब लोग एग्रीड हो। तो अब इस बात को पूरा करने के लिए जिन्ना ने कहा ओके हम इससे एग्री कर जाएंगे, इसमें 4 चेंजेस ले आओ, लेकिन कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस लीडिंग टू अ परमानेंट डिस्टेंस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। पे पक्का ही हो गया था कि नहीं यार, आप नहीं हो, हमारी बात समझ ही नहीं सकते, समझना चाहते भी नहीं और हमें रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते आप। वो 4 चेंजेस क्या थे? कायदा में एज़ यूजुअल जो बातें इतने अरसे से हो ही चली जा रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं कि हर दफ़ा ये भी डिमांड आ रही है, वो भी डिमांड आ रही है, नहीं, एक जैसी डिमांड आ रही है। देखें, फिर वही डिमांड है, 1/3 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ द हाउसेस शुड बी मुस्लिम्स। 1/3 हमें चाहिए थी रिप्रेजेंटेशन। इन पंजाब एंड बंगाल सीट शुड बी रिजर्व फॉर मुस्लिम्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। पीछे ही बात हो चुकी है, दोबारा यही बात रखी गई। रेजिड्यूरी पावर्स शुड बी लेफ्ट टू प्रोविंसेस नॉट सेंटर। ये छोटी सी बात है, ये जनरल सी बात है। रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती हैं? कुछ बातें बता दी गई कि सेंटर के पास क्या पावर्स होंगी और कुछ बातें बता दी गई कि प्रोविंस के पास क्या पावर होंगी। अच्छा, हम ये चाहते थे कि प्रोविंस ज़्यादा पावरफुल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडिया बने, फेडरेशन हो, उसके अंदर मुल्क की दिफा की ठीक है सेंटर के पास जाए, ख़ारजा पॉलिसी ठीक है सेंटर के पास जाए, लेकिन अपने अंदरूनी मामलात हर सूबा खुद चलाए। जो मुस्लिम मेजॉरिटी सूबा वो मुस्लिम के हिसाब से चलाए, जो हिंदू मेजॉरिटी सूबा वो हिंदू के हिसाब से चलाए, माइनॉरिटी से ख्याल रखते हुए। और वो बातें जिनका फैसला नहीं हुआ कि ये काम कौन करेगा, इनको कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स, यानी बाकी मानदा जो भी बातें जो अभी तय होने से रह गई हैं, तो वो उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिकली ऐसा ना हो कि बस जो सूबे को मिल गया बस वो मिल गया, बाकी जो भी है वो खुद ब खुद सेंटर की पावर में चले जाए, ऐसा ना हो। बल्कि जो बता दिया कि ये सेंटर का है वो सेंटर का हो, जो बता दिया वो सूबे का है वो सूबे का हो, और जिसके बारे में बात नहीं हुई वो रेजिड्यूरी पावर्स वो सूबे को मिले, सेंटर को मिले। ये डिमांड थी, रेजिड्यूरी पावर्स शुड बी गिवन टू द प्रोविंसेस। NWFP एंड सिंध शुड हैव प्रोविंशियल स्टेटस। ये सिंध है, सिंध हो गया गलती से, तो सिंध शुड हैव प्रोविंशियल स्टेटस, यानी ये एक डिमांड थी हमारी। तो ये रखी गई, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके जवाब में फिर कायदे आज़म ने कहा ओके, फिर हम जैसे नेहरू रिपोर्ट आई है जिसको कि हम टोटली रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर अब हमारी तरफ से एक एजेंडा है, दिस इज़ आवर एजेंडा, दिस इज़ मुस्लिम लीग्स एजेंडा, दिस इज़ व्हाट मुस्लिम्स वांट, दिस इज़ हाउ वी वांट टू प्रोसीड। तो वो 14 पॉइंट्स से बहुत मशहूर है, कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स बहुत मशहूर हैं, इसको ज़रूर आपके जहन में इनका एक पूरा खाका होना चाहिए। तो 1929 में कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स अपने प्रेजेंट किए नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट, और 1928 में जैसे नेहरू रिपोर्ट आई थी तो कायदे आज़म ने 1929 में अपने पॉइंट्स दिए, और उस वक्त क्या क्या इवेंट्स हुए उसके बाद वो हम देखते हैं। तो 14 पॉइंट्स पे पहले बात करेंगे, पहले इवेंट्स देख लें। मुस्लिम लीग मेट इन दिल्ली where Jinnah presented his 14 points in January 1929, saying that no scheme for the Constitution of Government of India will be acceptable unless the following basic principles are given effect. हमारे 14 पारे मानेंगे तो हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं आगे बढ़ेंगे। और तमाम मुस्लिम फैक्शंस जो थी 1929 में उन्होंने इन पॉइंट्स को एग्री किया था, कांग्रेस ने ये पॉइंट्स रिजेक्ट कर दिए थे। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन दैट रिजेक्टेड द डोमिनियन स्टेटस कॉलिंग फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब वो एक लेवल आगे से आगे जाते जा रहे हैं। अब ये गौर कर रहे हैं कि कांग्रेस का अपना एक एजेंडा है और वो उस पर धड़ाधड़ आगे से आगे बढ़ती चली आ रही, क्योंकि कांग्रेस ही कहती थी वी आर दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, मुस्लिम लीग कुछ भी नहीं है ही नहीं, मतलब वो कहते थे बाकी सब सिर्फ फजूल बातें, द ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ इंडिया इज़ कांग्रेस, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो सब हमें ही, सबको हम ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो
इन्होंने जो पहले कहा था ना, पहले डिमांड किया था 1928 में जब प्रेजेंट की थी जो नेहरू रिपोर्ट के, हमें डोमिनियन बना दें, ठीक है जी, हमें एक इंग्लैंड के बादशाह के अंडर में एक आज़ाद रियासत बना दें। तो उन्होंने कहा नहीं, अब डोमिनियन भी नहीं चाहिए, अब हमें टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर दिसंबर 29 में नेहरू लेड अ प्रोसेशन टू द रावी रिवर बैंक। अब ये इनकी शुरू हो गई, इनकी तहरीक आज़ादी, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से तहरीक आज़ादी का इफ्तिताह हो गया। इस तहरीक आज़ादी से हमें क्या मसला था, हम आगे बात करेंगे। तो रिवर जो रावी रिवर है, रावी जो दरिया लाहौर में, वहाँ पे इनका एक प्रोसेशन किया नेहरू का, वेयर द इंडियन फ्लैग वाज रेज्ड विद क्राइज ऑफ लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। 3 weeks लेटर आर डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रिटन बाय गांधी वाज रेड आउट अक्रॉस इंडिया। गांधी के हाथ पे लिखा हुआ कि हम आज़ाद हो गए हैं, अब हम आज़ादी की तरफ ही जा रहे हैं। तो आज़ादी का ऐलान कर देने वाला एक लेटर जो है वो पढ़ के सुनाया गया पूरे इंडिया में। फिर 1930 के मार्च में कांग्रेस रीलॉन्च दी नॉन कॉपरेशन कैंपेन। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर हमारा ये नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो हम 1 साल के अंदर अंदर आपसे नॉन कॉपरेशन में शुरू कर देंगे। अच्छा, नॉन कॉपरेशन से उनको क्या मसला था? इंडिया इतना बड़ा था कि पूरा इंग्लैंड भी आके उसमें बैठ जाएगा तो वो, उसकी पॉपुलेशन उसके हिसाब से बहुत कम थी। तो इतने बड़े इंडिया को गवर्न करने के लिए उनको छोटे छोटे जो ऑफिसर्स थे ना, छोटे लेवल के लोग, वो सारे इंडियंस चाहिए थे। उसके बगैर उनका गुजारा नहीं था, वो इंडिया चला नहीं सकते थे। तो ह्यूमन रिसोर्स उनको चाहिए था, पुलिस के लिए, फौज के लिए, ट्रेड के लिए, छोटे छोटे बहुत बेताश जॉब्स थी जिसके अंदर कि इंडियंस को इन्वॉल्व किया गया था, निचले दर्जे की जॉब्स। जब वो नॉन कॉपरेशन करते थे तो वो सारी जॉब्स पे से लोग हट जाते थे, हड़ताल पे चले जाते थे, तो ये बड़ा उनके सारे काम रुक जाते थे। तो 1930 में कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन कैंपेन गांधी के अंडर में फिर लॉन्च की गई। एक सॉल्ट मार्च कहलाती है, वो की गई, बड़ी मशहूर थी सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च इसलिए थी कि इंग्लैंड ने बहुत सारी चीज़ों पे, ट्रेड करने पर, प्रोडक्शन पे बड़ी पाबंदी लगाई हुई थी हिंदूज पे। उसमें से सॉल्ट भी एक चीज़ थी कि ये आप हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इतना नहीं बना सकते, इतना बना सकते हैं। तो वो उस उनके उनकी जो शराइत थी उससे बाइकआउट करते हुए एक मार्च की गई थी, इसलिए इसको सॉल्ट मार्च कहा गया। और इसके बाद जो है वो ब्रिटेन ने गुस्से में आके कांग्रेस को आउटलॉ कर दिया था कि नहीं, कांग्रेस नाम की जमात ही हमें एक्सेप्ट नहीं है, इसको हम गैर कानूनी करार देते हैं, बैन करते हैं। एंड वाइड स्प्रेड अरेस्ट इंक्लूडिंग गांधी एंड नेहरू और गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये हमने एक मूव फॉरवर्ड किया, जिना के 14 पॉइंट्स बने एक्सप्लेन किए। उससे पहले पहले हमने बता दिया कि उस वक्त चल क्या रहा था। Jinnah disapproved of this as he knew that Congress was pushing for a Hindu self-rule, so the Muslims did not join the campaign. ये पूरा जो पुश था, हम आज़ादी, तो ये सब कुछ मुस्लिम्स ने इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि पीछे 2-3 दफ़ा हम लोग भुगत के आए थे उनके साथ कि जब हम उनके साथ मिलके किसी भी कैंपेन को आगे चलाते थे, वो आखिर में अगर मसले में आने लगते थे तो मुसलमानों को आगे कर देते थे, खुद पीछे हट जाते थे। खिलाफत मूवमेंट में ये हो चुका था, 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये फेस कर चुके थे। और दूसरा है कि इस सिचुएशन के एंड पे क्या होता कि हिंदू स्वराज होता, यानी कांग्रेस जो है वो टोटल कंट्रोल इंडिया का चाह रही थी, जिसके बाद वो अपनी मर्जी के रूल्स बनाती है, मुस्लिम्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रही थी। मुस्लिम्स क्या, किसी माइनॉरिटी कंसिडर नहीं कर रही थी। अब देखते हैं कि कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स क्या थे। तो थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपके पास सब जगह ही अवेलेबल है, हर जगह फ्रीली अवेलेबल है 14 पॉइंट्स, आप उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, लेकिन पढ़ के सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। सबसे पहले कि फ्यूचर फॉर्म फेडरल रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और रेजिडरी पावर्स जो हैं प्रोविंसेस के पास जाएंगे। ठीक है, फेडरेशन हमें चाहिए, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट मुल्क में होगी, लेकिन वो सारी ताकतें उसके पास नहीं होंगी, बल्कि ज़्यादातर ताकतें मुल्क चलाने की सूबों के पास होंगी, और कुछ ताकतें, ताकि पूरा मुल्क एक यूनाइटेड रह सके, दुश्मनों से लड़ने में हेल्प हो सके, तो कुछ ताकतें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ताकतें रखने की क्या वजह थी? क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर सूबे हिंदू मेजॉरिटी के थे, तो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा हिंदू डोमिनेंट रहेंगे, ये बात पता थी। तो इसलिए ज़्यादा ताकतें सूबों की मांगी गई थी, और सेंटर के पास कम ताकतें रखने की कोशिश की जा रही थी मुस्लिम लीग की तरफ से। यूनिफॉर्म मेजर ऑफ ऑटोनॉमी शैल बी ग्रांटेड टू ऑल प्रोविंसेस, तमाम सूबों को बराबर से आज़ादी मिलेगी अपनी मर्जी करने की। All legislatures in the country and other elected bodies shall be constituted on the
डिफाइंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडिक्वेट एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। जहाँ कहीं भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी इलेक्टेड बॉडीज़, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को बाकायदा से हिस्सा मिलेगा, विदाउट रिड्यूसिंग द मेजॉरिटी ऑफ इन एनी प्रोविंस टू माइनॉरिटी और इवन इक्वालिटी। तो कहीं अगर किसी की मेजॉरिटी है तो उसको नहीं ख़त्म किया जाएगा, लेकिन माइनॉरिटीज़ को बाकायदा से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, उनकी बात सुनी जाएगी और माइनॉरिटीज़ के बारे में जो भी फैसला होगा आगे आएगा वो उनसे पूछे बगैर नहीं किया जाएगा, उनके रजामंदी के बगैर नहीं किया जाएगा। तो पहला पॉइंट हो गया फेडरेशन होगी और ज़्यादातर ताकत सूबों के पास जाएगी। दूसरा पॉइंट हो गया सारे सूबे बराबर से आज़ाद होंगे। तीसरा पॉइंट हो गया जहाँ भी इलेक्शंस होंगे, इलेक्टेड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होंगी, कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, वहाँ पे जो है वो माइनॉरिटीज़ को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। चौथा पॉइंट है सेंट्रल लेजिस्लेचर में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शिल नॉट बी लेस दैन 1/3। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंदर 1/3 से कम नहीं होंगे मुसलमान। पांचवी बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूनल ग्रुप्स। कम्यूनल मतलब मुख्तलिफ मज़हब के जो लोग हैं, शेल कंटिन्यू टू बी सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी अगर आपने कह दिया कि 9 सीटें हैं या 900 सीटें हैं तो 900 में से आपकी 300 सीटें जो हैं वो अगर मुस्लिम लीग की हैं, मुस्लिम्स की हैं, तो उन सीटों पे सिर्फ मुस्लिम्स ही लड़ेंगे, उन पर नॉन मुस्लिम्स आके नहीं लड़ सकते। तो लाजमन जब जो भी जीतेगा एक मुस्लिम ही उसमें खड़ा होगा। तो मुस्लिम्स की मल्टीपल पार्टीज आके आपस में लड़े उन सीट्स पे और वो जो जिसको लोग चाहें वो जीत के आ जाए। तो सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि माइनॉरिटीज़ को जो जो शेयर्स दिए जाएंगे उस पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे। Any territorial distribution that might at any time be necessary shall not in any way affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and NWFE provinces। क्या बात हुई कि अगर कोई टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करनी हुई, इलाकों की खतबंदी दोबारा करनी हुई, ये तय करना हुआ कि ये इलाका कहाँ से कहाँ तक है। ऐसा हो सकता था फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि बंगाल अगर अलग अलग था, जिस ज़माने में अलग अलग था, तो मुसलमान जो हैं वो एक पार्ट ऑफ बंगाल में ज़्यादा थे और दूसरे उसकी वजह से मेजॉरिटी में थे। उन्होंने दोनों बंगाल्स को मिला के नई टेरिटरी बना दी, तो उसकी वजह से मुसलमान माइनॉरिटी में चले गए। ठीक है, सिंध को जो है वो एक और सूबे से मिला दिया जाए और पहले सिंध में मुसलमान मेजॉरिटी में थे, दूसरे सूबे मिलने की वजह से माइनॉरिटी में चले गए। तो इस तरह का कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, टेरिटोरियल चेंज को ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे मुस्लिम्स की मेजॉरिटी वाले हिस्से मुतासर हों और वो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाए। ठीक है, तो उसमें उन्होंने नाम भी लिया पंजाब, बंगाल, NWFE वगैरह का। अच्छा, फुल रिलीजियस लिबर्टी जो है वो गारंटी की जाएगी तमाम कम्युनिटीज़ को, यानी जो जो कम्युनिटी जिस तरह से मज़हब पे अमल करना चाहती है उनको पूरा पूरा हासिल होगा। 1/3 रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू मुस्लिम्स इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट्स एज वेल। कैबिनेट क्या होती है? आपने कहा कि फॉर एग्जांपल बंगाल में मुस्लिम्स मेजॉरिटी थी फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे जो है वो मुसलमानों ने एक वज़ीर आला बनाया। वज़ीर आला ने मुल्क चलाने के लिए, सूबा चलाने के लिए कुछ मशीरों को, कुछ वज़ीरों को हायर किया। ये जो लोग उसकी हेल्प कर रहे होते हैं उसकी कैबिनेट कहलाते हैं, जिसमें वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर फ़लाना। तो यहाँ तो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, यहाँ पे तो मुसलमान अपने हिसाब से लोगों को सेलेक्ट करेंगे। जिन सूबों में मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है वहाँ जो भी वज़ीर आला बनेगा, ज़ाहिर है नॉन मुस्लिम बनेगा, वो वज़ीर आला अपनी कैबिनेट में 1/3 मुसलमानों को ज़रूर रखेगा। ये शर्त रखी गई ताकि उस जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं थे वहाँ ऐसा नहीं था कि थे ही नहीं। अब जहाँ मेजॉरिटी में नहीं है वहाँ भी लाखों की तादाद में मुसलमान मौजूद हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ये शर्त रखी गई थी कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं भी है वहाँ भी जो इलेक्शन जीतेगा नॉन मुस्लिम, वो अपनी कैबिनेट में, अपने मुशीरों में, अपने वज़ीरों में मुसलमानों को 1/3 जगह ज़रूर देगा। ये सब डिमांड्स हैं, बड़ी सख्त डिमांड्स हैं। ज़ाहिर है लाजमन ये एक्सेप्ट होनी ही नहीं थी, क्योंकि इनके सामने इनका एक्सेप्ट ना करके ही ये वजाहत हो रही थी तमाम मुसलमानों पे कि कांग्रेस उन मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती। अच्छा, आप यकीन कीजिए कि 1929 1930s तक भी बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों का ख्याल ये था कि कांग्रेस ही काफ़ी है, यार इतनी पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत है, कांग्रेस में भी तो मुसलमान हैं, तो कांग्रेस काफ़ी है, वही हमें कर लेगी, वो लड़ रहे हैं ना ब्रिटिशर्स से, बस वो ठीक है, उन्हीं को वोट डाल दो यार। तो ये 14 नुकात को जब कांग्रेस ने रिजेक्ट किया तो उससे वजाहत हुई कि देखा, अगर वो मुसलमानों को मानती होती
तो वो इन बातों से रिजेक्ट नहीं करती, मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही होती, कहती है हाँ भाई मुसलमान भी हमारा पार्ट है, तो हम उनके हिसाब से भी अपना रूल्स बनाएंगे। तो इनको रिजेक्ट करने से और वाजह हो गया कि वो हमें मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी कांग्रेस। खैर, अच्छा जी, नो बिल और रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड बाय एनी लेजिस्लेचर इफ 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी इज इन दैट बॉडी अपोजेस द बिल। 3/4 का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, आपके सूबे में मुसलमान बहुत कम है, लेकिन आपने कहा ओके हम मुसलमानों को 1/3 हिस्सा दे रहे हैं असेंबली में, ओके 1/3 मुसलमान आ गए। आपने कहा मुसलमानों के एक कानून एक नया बना रहे हैं मुसलमानों का कि आज से वो फलाना काम नहीं करेंगे, मस्जिद के लाउड स्पीकर बंद कर देंगे। तो ये काम आपके तमाम हिंदू मेजॉरिटी फैसला कर भी ले तब भी आप नहीं कर सकते, जब तक कि जो 1/3 मुसलमान चूज हुए हुए हैं उनमें से ना पूछ लिया जाए और उनके आपस में वोट करा के उनमें से 3/4 कम अज़ कम, यानी 75% कम अज़ कम उनमें से एग्री करते हों, तो फिर वो चेंज लाया जा सकता है। सिंध शुड बी सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे टू बी अ प्रोविंस। ठीक है, सो सिंध को बॉम्बे से सेपरेट किया जाएगा। रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस इन नब्बे बलोचिस्तान, ये पीछे बात हो चुकी, पहले भी हो चुकी, ताकि वहाँ भी थोड़ी तरक्की हो। बहुत बहुत बैकवर्ड थे इलाके, और आज भी मतलब खासा बलूचिस्तान तो बहुत अभी तक उस लेवल पे तरक्की कर नहीं सकता, क्योंकि शुरू से उसमें इन्वेस्टमेंट कम की गई, आबादी बहुत कम थी बलूचिस्तान की, आज भी आबादी कम है। Muslims should be given an adequate share in all services, having due regard in requirement of efficiency. गिविंग ड्यू रिगार्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। अगर मुसलमान एफिशिएंटली काम कर सकते हैं तो उनको जॉब मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि कमिश्नर्स, तो कमिश्नरशिप के लिए अगर कोई मुसलमान अहल है तो उसको चूज़ करें, ये नहीं कि उसको आपने पीछे कर दिया। अगर वो एफिशिएंटली अवेलेबल है, पॉसिबल है कि वो इस सर्विस को कर सकता है, उसमें सलाहियत है, तो फिर उस सलाहियत के होते हुए उसको रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो मुनासिब शेयर दिया जाए सर्विसेज में, फ़ौज की, रेलवेज़ की, फलाने बेतहाशा काम हो रहे थे, उन सब जगहों पे मुसलमानों के सर्विसेज को यूज़ किया जाए, उन लोगों को नौकरियां दी जाएँ। दी कॉन्स्टिट्यूशन शुड एम्बॉडी एडुकेट सेफगार्ड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, लॉज एज वेल एज मुस्लिम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। मुसलमानों के जो इदारे हैं उनको कोई हुकूमत आके ख़त्म ना कर दे। बहुत से इदारे थे, मदरसे थे, बहुत से ऐसे फिलैंथ्रोपिक सोसाइटीज़ थी, ठीक है, एजुकेशनल सोसाइटीज़ थी, स्कूल से, कॉलेजेस से मुसलमानों के। तो मुसलमानों की जो भी कल्चरली जो भी उनका सेशन था ना, उसको प्रोटेक्ट करने का ख़ास इंतज़ाम किया जाए। अब इसमें सारी बातें आ गई, बकरीद है, मुसलमानों का कल्चरल रिलीजियस इवेंट है। अब आपने, अगर आपके इलाके में हिंदू मेजॉरिटी है तो आप तो नहीं होने दोगे कि आप गाय को तो कुर्बान नहीं करने देते। तो मुसलमानों को सेफ गार्ड किया जाए, उनके इवेंट्स को, उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को, उनके इदारों को, उनकी मसाजिद को, उनके मदारिस को, ये सारी बातें रखी जा रही हैं ताकि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है वहाँ उनको प्रोटेक्शन मिल सके। नो चेंज शैल बी मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रोविंसेस। अब आप सेंटर में बैठे हुए हैं, सेंट्रली आपने सोचा कि हम अपने सेंटर को चलाने का तरीक़ेकार चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको तमाम प्रोविंसेस से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि असल में मुल्क जो है ना वो अलग अलग प्रोविंसेस अपने अपने हिसाब से अलग अलग चल रहे हैं। सेंटर सिर्फ उनको कुछ मैटर्स के अंदर जो है वो हेल्प करता है, जैसे नेशनल फॉरेन पॉलिसी, जैसे नेशनल डिफेंस, इस तरह, या नेशनल ट्रेड, इस तरह की चीज़ों में। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाना है तो सूबों से पूछना पड़ेगा। ये 14 पॉइंट्स कायदे आज़म ने दिए थे जिनको कि लाजमन रिजेक्ट करना ही था। अब ये बात आगे बढ़ती चली जा रही है, देखें ये पेस पकड़ रही है, बड़ी रफ्तार बड़ी तेज़ हो गई है यहाँ पे, कि मुस्लिम लीग ने वजाहत के साथ ही बता दिया कि भाई अब हम ये ऐसी डिमांड कर रहे हैं जिसको रिजेक्ट करके सब पे खुल के वाजे हो जाना चाहिए कि कांग्रेस मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती। मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस वक्त कायदे ने पॉइंट रखे थे उनको पता था कि इसको कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि रखे ही इसलिए गए थे कि लोगों को पता चल जाए कि कांग्रेस देखें इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही, जिससे कांग्रेस मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती। अब ये खूब गर्मा गर्मी हो गई है, खूब माहौल गर्म हो गया है, और इसी सिचुएशन में जब एक मशहूर 1930 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि हमारे मशहूर पोइट अल्लामा मोहम्मद इकबाल वॉज अ फ़िलासफ़र एंड अ पोइट, और बहुत लोग मशहूर थे उनकी नज़र में और वो बहुत जाने जाते थे। आज तो वो बहुत ज़्यादा उनकी ताज़ीम की जाती है। ही वॉज आस्क्ड टू चेयर अ मीटिंग ऑफ द मुस्लिम लीग इन इलाहाबाद में मीटिंग हो रही थी 1930 में। उसमें मुस्लिम लीग की मीटिंग में उनको सदर बनाया गया कि सर आप आइए, आके इस्तफ़ा कीजिए।
और he argued that Islam has given Muslims a purpose that urges them to unite as a nation. Only then there could be peace in the subcontinent. अगर मुसलमान जब तक एक मुत्तहिद होकर अपनी एक कौमी तशख़्ख़ुस को नहीं अपनाएंगे, उस वक्त तक हम किसी तरह से कोई पीसफुल नतीजा नहीं निकाल सकेंगे इस स्ट्रगल ऑफ वेव ऑफ इंडिपेंडेंस का जो भी चल पड़ी है। और इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिल के कोई एक सोल्यूशन निकाल लेंगे, बल्कि मुसलमानों को एक अलग कौम बन के, हिंदू से हट के एक अलग कौम बन के एक कौम बनते हुए कुछ सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। उन्होंने प्रपोज किया कि मुस्लिम मेजॉरिटी इज एरियाज, फॉर एग्जांपल NWFP, पंजाब, बलूचिस्तान, दे में फॉर्म अ सिंगल स्टेट रादर देन के 3 अलग अलग सूबे 3 अलग अलग तरह से गवर्न कर रहे हों, जिसके ये पीछे बात हो रही थी अभी इतनी देर से। अच्छा, अभी बात ये कर ये रहे हैं अल्लामा इकबाल भी कि फेडरेशन हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो बहुत सारे सूबे बनने जा रहे थे, इनमें से जो मुस्लिम मेजॉरिटी सूबे हैं वो अलग अलग सूबे ना बने, बल्कि वो मिलके एक स्टेट बन जाए। वजह इसके कि NWFP एक अलग सूबा हो, सिंध एक अलग सूबा हो, पंजाब एक अलग सूबा हो, बलूचिस्तान एक अलग सूबा हो, ये सारे सूबे अलग अलग हो, बंगाल एक अलग सूबा हो, बल्कि ऐसा करें कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी सूबे हैं मिलके एक स्टेट बना लें। ये उनका प्रपोजल था। और he saw that this was the final destiny of Muslims in India. He was the first to suggest the partition of subcontinent in the lines of two nation theory. अब two nation theory का यहाँ पे इफेक्ट आना शुरू हो गया ना कि ये दो अलग अलग कौमें हैं, सर सैयद कब से कह रहे थे, और ये साथ नहीं चल सकेंगे। और अल्लामा इकबाल ने इसको कहा कि हमें बाकायदा एक मुस्लिम नेशनहुड के बुनियाद पे इन सूबों को मिला के एक स्टेट बना लेनी चाहिए। अभी उन्होंने ये प्रपोजल नहीं दिया था कि दिस स्टेट शुड बी टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फेडरेशन, बल्कि एक नई अलग ही मुल्क बन जाए। बल्कि उनका कहना ये था कि जैसे कि वो प्रपोज कर रहे थे कि इंग्लैंड के ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमें एक असम्बली बना के देनी है, हमें एक नेशनल असम्बली बना के देंगे, प्रोविंशियल असम्बलीज़ बना के देंगे। तो उसमें कुछ ऐसा हो कि नेशनल असम्बली जो बन जाए, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में मुस्लिम जो मेजॉरिटीज़ एरिया हैं वो मिलके एक स्टेट बना के अपना निज़ाम चलाने की कोशिश करें। तो ये जो जहन था ये आगे जाके पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के अंदर इवॉल्व ऑटोमेटिकली होता हुआ नज़र ही आ रहा है। देखिए ना, उन्होंने 3 तो नाम ले ही दिए, NWFP, पंजाब, बलूचिस्तान तो नाम आ ही गया, और मज़ीद नाम आगे आ जाएंगे। दिस एड्रेस गेव मुस्लिम्स क्लियर कट ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्टेड इन दिस आइडियोलॉजी बीइंग टेकन अप बाय मैनी मुस्लिम लीडर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। बहुत से फिर मुसलमान लीडर्स ने ना इस बात को बड़ा पसंद किया कि यार ज़बरदस्त बात की उन्होंने। अब तक हम सब ये जहन में थे कि पंजाब एक अलग सूबा बन जाए या एक अलग सूबा बन जाए, सब अलग अलग सूबे मुस्लिम मेजॉरिटी के हों, अलग अलग सूबे अपने अपने हिसाब से चल रहा हूँ, क्यों ना ये सारे सूबे मिल के एक बन जाए। कितना मज़ा आ जाएगा ना कि इंडिया में बहुत सारे प्रोविंसेस होंगे और उनमें से एक बहुत बड़ा प्रोविंस होगा जो कि मुस्लिम प्रोविंस होगा, और उसमें जो है वो सारे मुस्लिम अपनी मर्ज़ी से जिएंगे। तो ये बहुत सारे लीडर्स ने इस आइडिया को अडॉप्ट किया और इस पर काम करना शुरू किया और लोगों को मुतहरिक करना शुरू किया, और लोगों को बड़ा क्लियर कट एक सिंगल एजेंडा मिल गया। पंजाब वाला सिर्फ पंजाब के लिए लड़ने का सोच रहा था, बंगाल वाला सिर्फ बंगाल के लिए लड़ने का नहीं सोच रहा था, बलूचिस्तान वाला सिर्फ बलूचिस्तान के लिए लड़ने के लिए नहीं सोच रहा था, बल्कि सब मिलके अब एक यूनाइटेड मुस्लिम स्टेट का सोच रहे थे विद इन दैट फेडरेशन। इसी के साथ साथ जो इकबाल्स पोइट्री, उन्होंने एक आग लगाई लोगों के दिलों के अंदर। a sense of nationhood was developed in the Muslims and motivated them to unite for this cause. अब जो साइमन कमीशन आया थे भाई, उन्होंने अपनी बातें, सबकी बातें सुनी। आपको पता है जब उनका एक मेंबर भी इंडियन नहीं था तो उन्होंने क्या रिपोर्ट देनी थी वापस आकर। तो उन्होंने जो भी रिपोर्ट प्रेजेंट की, उस रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने चाहा कि भाई ओके, हम इंडियंस को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इंग्लैंड में मुस्तकिल इलेक्शंस और ऊपर और नीचे और गवर्नमेंट्स का चेंज, ये मौका चल रहा था। वर्ल्ड वॉर से अभी फारिग हुए थे, वर्ल्ड वॉर 1 से निपटे थे, तो काफ़ी हालात टाइट थे, मुश्किल थे, और इस मौके पे वो अपना इमेज भी बहुत अच्छा देना चाहते थे दुनिया को कि हम बड़े मुनसिफ हैं, बड़े। तो इंडिया के अंदर जो भी हो रहा था वो दुनिया देख रही थी, और वो ये नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा बुरा इमेज हमारा जाए। और फिर वहाँ 2 पार्टीज़ थी, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी ज़्यादा सपोर्ट करी थी इस आइडिया को कि इंडियंस को इंडिपेंडेंस दे दी जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने प्रेशर में थे मुख्तलिफ लोग, और उन्होंने सोचा क्यों ना इंडियन पार्टीज़ को बुलाकर एक गोल मेज़ से बिठाया। जैसे गोल मेज़ क्यों होती है,
गोल मेज़ इसलिए होती है कि जब चौकोर मेज़ या लंबूतरी मेज़ होती है, रेक्टेंगुलर मेज़ होती है, तो उसका एक एंड होता है, उस एंड पे जो बैठा होता है वो लीडर माना जाता है। तो राउंड टेबल में क्या होता है कि सब बराबर से ही बैठे होते हैं, तो कोई एक लीडर नहीं माना जाता, तो इस तरह से किसी की इज्जत कम नहीं होती। तो ये बाकायदा एक सिंबल होता है बताने के लिए कि हम सब बराबरी की बुनियाद पे यहाँ बैठना चाहते हैं। इंग्लैंड में बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, किंग आर्थर की जो कहानी है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें राउंड टेबल का कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। खैर, तो हम वापस आते हैं। इस सिलसिले में 3 दफ़ा मुलाकातें की गई, कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये मुलाकातें बड़ी अहम इसलिए हैं कि इन मुलाकातों से भी ये वाज़े हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की डायरेक्शंस कहाँ जाने वाली हैं। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1930 में, इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मुस्लिम्स ऑल्दो इट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये तो पीछे से कांग्रेस भी पहले सपोर्ट कर चुकी थी, बाद में हट गई। इन्होंने भी कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को मानते हैं साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट गई थी तो, बट रिजेक्टेड मुस्लिम्स हैविंग 1/3 ऑफ द सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड द आइडिया ऑफ सिंध बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द बॉम्बे। ये साइमन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था, और उन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपने हिसाब से, उसमें दोनों चीज़ें नहीं रखी गई थी। उधर कांग्रेस को बड़ा एतराज़ था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों मान डाल दिया, हम तो नहीं चाहते, हम तो हर जगह मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। जब मिल के इलेक्शन लड़ेंगे तो हिंदू मेजोरिटी में हर जगह वही जीतेंगे, और अगर वो जीत गए तो किसी भी तौर पे कोई भी ऐसा कानून नहीं बनने देंगे जो कि मुसलमानों के हक में हो। तो उनको तो ये एक पॉइंट भी पसंद नहीं आया था, मुसलमानों को बाकी 2 पॉइंट नहीं पसंद आ रहे थे कि ना 1/3 देने के लिए तैयार हुए, ना हमारे सूबे अलग किए। British called roundtable conferences to discuss the Commission's recommendations. The first roundtable conference was held in London in November 1930. ठीक है, and was attended by Muslims and representatives of princely states. Princely states कौन सी थी? कुछ इलाके ऐसे थे जहां इंग्लैंड का डायरेक्ट कंट्रोल था, वहां इंग्लैंड का वायसराय का रूल चलता था। कुछ इलाके ऐसे थे जहां कुछ नवाब थे, उनको ये कह दिया गया कि जी आप इस इलाके के बड़े हैं, जो कि इस बादशाह के अंडर में रहते हुए यहाँ पे राज कर रहे हैं। इनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। बहावलपुर है, कश्मीर है, इस तरह की बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थीं। तो वहाँ के प्रिंस जो थे उनको भी मदऊ किया गया, वो भी आए। But Congress refused to attend unless there was a guarantee of implementation of the suggestion in the conference. As no guarantee was given, so Congress started their non-cooperation program. Hence, little progress was made in this conference. तो इसमें खाली मुस्लिम शामिल हुए, कांग्रेस आई नहीं, मुस्लिम लीग आई, प्रिंसली स्टेट्स आई। अब वो आपस में बातें कितनी भी कर लें, मेजॉरिटी में तो हिंदूज थे, तो वो अगर नहीं बैठेंगे साथ में तो कोई फैसला होने का, कोई नतीजा निकलने का कोई चांस ही नहीं था। बट द मुस्लिम लीग डिड गेन सम पॉइंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना एंड आगा खान। ये 2 लोग यहाँ पहुँचे थे मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करने के लिए, और भी बहुत सारे लीडर्स थे। तो 2 पॉइंट्स पे बात तय हुई कि हाँ चलो ये ठीक लग रहा है। प्रिंसली स्टेट्स डिक्लेयर्ड दैट दे वुड जॉइन फ्यूचर फेडरेशन ऑफ इंडिया एज लॉन्ग एज देयर राइट्स फॉर रिकग्नाइज। कि ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के नतीजे में अब अगर कोई फेडरेशन बनने जा रही है, एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो इंग्लैंड के अंडर में फंक्शन करेगा, और गवर्नर जनरल इंडिया इंग्लैंड का होगा और बाकी लोग काम करेंगे, और कुछ इस तरह का सूबों को खुद मुख्तारी दी जाएगी। और तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी इस स्कीम में आ जाते हैं, बस शर्त ये कि हमें ना छेड़ा जाए और हमें आज़ादी दी जाए। द ब्रिटिश एग्रीड दैट द गवर्नमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंसेस के लेवल पे गवर्नमेंट होगी और प्रोविंसेस अपने अपने ऑटोनमसली कंट्रोल करेंगे। इस पर कुछ ना कुछ बात मान ली गई थी। अच्छा जी, फिर दोबारा राउंड टेबल कांग्रेस की गई, एक तो नहीं कामयाब हुई, 1930 में, 1931 में दोबारा की गई। तो वाइसराय आर्विन जो थे वो अच्छा, वाइसराय चेंज होते रहे काफ़ी, कुछ सालों में नए वाइसराय आ जाया करते थे। तो ये वाइसराय एक आए थे, वाइसराय आर्विन, और उनका ख्याल ये था कि अगर हम किसी तरह से कांग्रेस को मना लें कि ये राउंड टेबल पे बैठ जाए, तो शायद हम इनको साइमन कमीशन पे एग्री करा लें। साइमन कमीशन पे एग्रीमेंट हो गया तो इसका मतलब है कि इंडिया एक नया मुल्क बन जाएगा जो कि इंग्लैंड के मातहत होगा। इंडिया का जो सदर होगा या जो वाइसराय या जो भी होगा वो इंग्लैंड से आएगा, और सूबे अपने अपने चलाएंगे, अपने अपने मसाइल निपटाएंगे। कुछ किसी हद तक जो है वो अमन हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। इस तरह का जहन था कि जो फेडरेशन बनेगी, फेडरेशन के जो हेड होंगे वो इंग्लैंड वाले होंगे,
और सूबे अपना अपना चलाते रहें, अपने अपने मसले हल करते रहें। जो बड़े मसले निकल के आपस में आएंगे वो फेडरेशन हल कर दे सूबों के आपस के मसले। तो ये वायसराय को बड़ा अच्छा लग रहा था और वायसराय चाह रहे थे कि कांग्रेस आ जाए इस मामले में। उधर कांग्रेस तो सिर्फ ये कह रही थी कि आप निकलो भाई यहाँ से, अभी हम अकेले चलाएंगे। तो बहरहाल बड़ी इन्होंने कोशिश की और गांधी के साथ काफ़ी बैठे और फिर बिलाखिरकार इन्होंने ने मिलकर गांधी आयरविन पैक्ट साइन किया 1931 में। और ब्रिटेन ने एग्री किया था कि जो भी इनके पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं कांग्रेस के, उनको रिलीज़ किया जाएगा। नॉन कॉपरेशन की वजह से बड़े पकड़ धकड़ हुई थी ना, और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो जायदादें जब्त कर ली गई हैं छोड़ दी जाएंगी। और गांधी ने नॉन कॉपरेशन अटेंड करने ख़त्म करने और मीटिंग अटेंड करने का वादा किया। Gandhi also gave up the demand for full independence in return for a promise of more say of Indians in the governance. गांधी ने ये भी कहा ठीक है, अगर आप हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रोविंस में जहाँ हिंदुओं की मेजोरिटी है वहाँ तो उनको वैसे ही पता था हमारी ही चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होगा वो भी हमारी ज़्यादा चलेगी। अब इसका वादा करें तो ठीक है, हम फ़िलहाल आज़ाद पूरी तरह से आज़ाद रियासत से दस्तबरदार होते हैं। ठीक है, हम फेडरेशन ऐसी बना लेंगे जिसमें कि इंग्लैंड का भी कंट्रोल होगा, लेकिन हमारी ज़्यादा सुनी जाएगी कांग्रेस वालों की। तो इस बात पे ये आ गए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर 1931 बट इट फेल्ड बाय नंबर 1, लेबर पार्टी लॉस्ट इन ब्रिटेन एंड द कोalition गवर्नमेंट वाज नॉट वेरी कीन टू रीच कंप्रोमाइजेज इन इंडिया। अब लेबर पार्टी आ तो गई थी, अगर पीछे याद होगा ना आपको कि इन्होंने साइमन कमीशन जल्दी भेज दिया था क्योंकि लेबर पार्टी आने वाली थी। अब लेबर पार्टी आ गई थी और लेबर पार्टी आने के बाद फिर वापस भी चली गई थी। नेक्स्ट उनकी पावर जो है वो भी उनसे छीन ली गई थी। ऑल्दो आई प्रॉब्ली, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर जो था वो अभी भी लेबर पार्टी का ही था, लेकिन उसकी अथॉरिटी बड़ी चैलेंज हो गई थी क्योंकि एक मिक्स सी गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसमें कि लेबर पार्टी मेजोरिटी में नहीं रही थी। तो अब ये जो सिचुएशन इंग्लैंड में डेवलप हुई थी उसकी वजह से पहले जितनी जद्दोजहद हो रही थी कि जी किसी तरह से साइमन कमीशन की रिपोर्ट तय हो, इंडियंस को अलग मुल्क बना के दे दो, उसमें इंग्लैंड का कंट्रोल भी आ जाए, इंडियंस भी खुश हो जाएं, मामला निपटा हो। अब इस तरफ थोड़ा सा कम जहन था ब्रिटेन्स का। फिर दूसरा मसला क्या हुआ, गांधी टू का हार्ड लाइन एंड रिफ्यूज टू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम ऑफ द माइनॉरिटीज़। गांधी ने मानना ही नहीं था कि माइनॉरिटीज़ की 1/3 क्या भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारी जहाँ जो मेजोरिटी में है वहाँ वो अपनी मर्जी चलाएगा। Only positive thing that happened that they agreed upon was that Sindh and NWFP would be made provinces with their own governors. ये मान लिया गया, लेकिन यार अप्लाई होना ही नहीं है। ओवरऑल साइमन कमीशन को माना ही नहीं जाना, जब माना ही नहीं जाना तो इस बात को मान लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो अप्लाई होना ही नहीं है। लेकिन बार ये बात मान ली गई थी कि सिंध और NWFP को अलग सूबा बना दिया जाए, उनके अपने गवर्नर्स हों। ब्रिटेन ने वार्न किया कि if an agreement cannot be reached then they would impose their own solutions। फिर वो खुद ही कर लेंगे। आपसे पूछ रहे हैं, आपसे 2 दफ़ा पूछ गया, अगर आप लोग नहीं मानने के लिए तैयार तो हम अपनी मर्जी से एक चीज़ लाएंगे और फिर आपके पास थोप देंगे। कांग्रेस को पता था थोपते रहो, हम नॉन कॉपरेशन शुरू कर देंगे। आप चला ही नहीं सकते मुल्क हमारे बगैर, आपके पास इतने क्लर्क ही नहीं है जो पूरा इंडिया का मामला निपटा सके, इतने अकाउंटेंट ही नहीं है जो सारी चीज़ों को रिपोर्ट कर सकें, इतने सिपाही नहीं है जो मुल्क संभाल सकें। एक तो ना जंग करोगे, आपके पास हथियार ज़्यादा बड़े हैं, हम जंग में नहीं जीत सकते आपसे। लेकिन अब मुल्क को चलाने के लिए आपको जगह जगह पुलिस चाहिए, ये चाहिए, चपड़ासी चाहिए, जमादार चाहिए कहीं भी आपको हर चीज़ आके अंग्रेज तो खुद नहीं करेगा। तो मुल्क चलाने के लिए आप हमसे मदद मांगोगे, हम नॉन कॉपरेशन कर देंगे, आप फिर फंस जाओगे। तो गांधी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट टाइम के ये नहीं कर सकेंगे ये बात कि अपनी मर्जी से कोई चीज़ थोप दें हमारे को। बट ब्रिटिश वांट दैट। अब 1931 में कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। इस दौरान जो है वो 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजी मैकडॉनल्ड, who was from the Labour Party but he did consider himself as a friend of India, बट जैसे मैंने कहा ना उनके पास ज़्यादा मार्जिन नहीं था मूव करने का, बल्कि इवन उनको बहुत बुरा भला भी किया गया, थोड़ा बहुत उन्होंने इंडियंस का सपोर्ट किया उसको भी। He wanted to solve the problems and hence he announced the communal award on August 16, 1932। क्या था? This gave right of separate electorate to all minority communities with the principle of weightage। लो भाई, उन्होंने अपने दौर पे बड़ा अच्छा सोच के ये कर दिया। कांग्रेस को तो आग लग गई होगी, है ना, कि ये क्या आपने बिला वजह हमसे पूछा भी नहीं। और ये बात हुई थी, पीछे बात की गई, जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी बात पे एग्री करते तो हमें जो समझ में आएगा फिर हम वो कर देंगे। ठीक है,
बट इट ऑल्सो रिड्यूस द मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल फॉर एग्जाम्पल। अब जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी में थे वहाँ पे जो डेटा दिखाया गया कि मुस्लिम यहाँ पे मेजोरिटी में, हिंदू यहाँ मेजोरिटी में, वो डेटा अलग गलत सलत दिखाया गया। जैसे मुस्लिम्स वर 56% इन पॉपुलेशन पंजाब वर गिवन ओनली 86 आउट ऑफ द 75 सीट्स इन पंजाब असेंबली। सॉरी 75 नहीं थी, 175 थी। ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई, इसको मैं करेक्ट कर दूँ। तो मुस्लिम्स वर 56% ऑफ पॉपुलेशन में पंजाब, तो मेजोरिटी में मुस्लिम्स थे। लेकिन जब आप 86 आउट ऑफ 175 करते हैं तो ये 49% बनती है। तो 49% सीट्स दे दी इन्होंने इनको, तो ऑटोमेटिकली आप मेजोरिटी में नहीं रहे, मेजोरिटी में नहीं रहे तो जो आपका मेजोरिटी सूबा था वो भी आपके हाथ से ले लिया। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि ओके आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो लेकिन हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस ने तो हर सूरत इनको लाती मारनी है कि नहीं, हमें तो नहीं कबूल करना। मुस्लिम लीग ये सोच रही थी कि अगर हम थोड़ा सा इनके साथ नरमी दिखाएंगे तो ये कहेंगे यार देखो हिंदूज तो हमें नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, तो चलो अब इनकी थोड़ी बात ज़्यादा मान लेते हैं। ये थोड़ा फेवरेबली आपसे बात करता है तो आप उसकी ज़्यादा फिर उसकी कंसिडर भी करते हो। तो मुस्लिम ने ये सोचा उसका। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इस अवार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, कम्युनल अवार्ड के नाम से जो आपने एक रूल दिया है कि हम इस तरह से मुल्क को तकसीम करने जा रहे हैं, मुल्क की सेटअप करने जा रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस ने सीधा सीधा मना किया, नहीं भाई हमने किसी सूरत कबूल नहीं है, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट सेपरेट कुछ नहीं कबूल। और पूरी कैंपेन उन्होंने चलानी शुरू कर दी। गांधी ने जो है वो अच्छा इन्होंने इसके अंदर एक काम और किया था, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, माइनॉरिटीज़ के अंदर ना इन्होंने अनटचेबल्स को भी शामिल कर लिया था। अनटचेबल्स कौन थे? जिसमें हिंदूज़ के यहाँ जो है वो ज़ात होती हैं और मुख्तलिफ़ ज़ातों में से एक ज़ात ऐसी भी है जो कि सबसे निचली ज़ात है, उसको वो अनटचेबल्स कहते हैं, शूद्र कहते हैं। शूद्र जो है वो अछूत होते हैं, यानी वो अगर किसी ऊपर वाली ज़ात वाले को छू देंगे तो ये जुर्म है, या उसके घर में कदम रख देंगे तो जुर्म है, या उसके मंदिर में कदम रख देंगे तो जुर्म है। और वो उनके अपने जो भी कल्चरली जो भी उनका एक रिलीजियस सेटअप है उसके तहत वो बहुत अप्रेस थे, बहुत निचली ज़ात थी, नीचे की ज़ात थी, उसकी ना कोई बात सुनी जाती थी, ना उसको किसी तरह से कंसिडर किया जाता था। ऑलमोस्ट ह्यूमन लेवल पे उनको नहीं ट्रीट किया जाता था। तो uh, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था रमजी मैकडोनल्ड ने, अपने तौर पे उन्होंने इन अनटचेबल्स को हिंदूज के मेजोरिटी से निकाल के कहा ये भी एक अलग से कौम है और ये एक माइनॉरिटी है। इससे भी कांग्रेस को बड़ी आग लगी, ये क्या भाई, ये तो हमारे कौम का हिस्सा थे, क्योंकि अगर वो अलग हो जाएंगे तो उनकी फिर अलग वोटिंग होगी, फिर उनके अलग राइट्स होंगे, फिर उनके अलग सूबे बनेंगे। ये तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा सक रहे थे। कांग्रेस को तो चाहिए था हमें पूरा का पूरा अकेले रूल चाहिए। तो ये बात हुई थी कि प्रोटेस्ट किया था काफ़ी गांधी ने अनटचेबल्स को माइनॉरिटी शो करने पर, और उन्होंने जो है वो भूख हड़ताल की थी, तादम मर्ग वाली भूख हड़ताल की थी कि मैं मरते मरने वाली भूख हड़ताल करने जा रहा हूँ। और उन्होंने अनटचेबल की लीडरशिप से मीटिंग की कि वो कन्विंस करें उन्हें कि भाई आप माइनॉरिटी नहीं हो भाई, आप हमारे साथ हो, आप अपने आप को हमारे साथ ही रखो। अब इसी दौरान तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी रखने की कोशिश की गई कम्युनल अवार्ड के बाद कि भाई चलो इस पर बात तो करो आके। और वहाँ कुछ रहमत अली साहब एक थे, उन्होंने कुछ किया, तो भी हम बात करते हैं। अच्छा, अब लॉर्ड आयरविन जो है वो रिप्लेस कर दिए गए हैं लॉर्ड वेलिंगटन। और लॉर्ड वेलिंगटन कुछ ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि वहाँ भी चेंज हुआ इंग्लैंड में गवर्नमेंट का, तो यहाँ भी चेंज आ गया, और वो कुछ ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे थे गिविंग एनी कंसेशंस टू द इंडियंस, रिजल्टिंग इन ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड स्टार्टिंग इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टिंग इन सम एरिया। थोड़ी सी कहीं वर्ड्स की मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मैं पूरा बोल के डिक्टेट करा रहा होता हूँ और टाइप करते हुए जो है वो डिक्टेशन देते हुए वो कुछ ना कुछ गलती करता है। खैर, गांधी एंड नेहरू को फिर अरेस्ट कर लिया गया। एज अ रिजल्ट इन जनवरी 1932 द नॉन कॉपरेशन कैंपेन फॉर्मली रीस्टार्टेड, पूरे ज़ोर से वो शुरू हो चुकी थी। अब ये सब कुछ शुरू हो गया, लॉर्ड वेलिंगटन ने बात मानने से इनकार किया कांग्रेस की, और ज़बरदस्ती सोच कहा कि अब हम ये ज़बरदस्ती अपनी इस्लाहात नाफिज करने जाएंगे। उनकी नॉन कॉपरेशन शुरू हो गई, तो उसके नतीजे में कॉन्फ्रेंस कहाँ हो पाती। खैर, जिन्ना साहब जो हैं वो भी, अब जो भी हालात हो चुके थे ना, इवन मुस्लिम्स के भी जो हालात थे वो काफ़ी उससे दिलबर्दाश्त हो गए थे।
कि जिस लेवल का लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए था, जितनी उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, जितना लोगों को इस मामले में एक्टिव होना चाहिए था, लोग इतने एक्टिव हो नहीं रहे थे। लोग ये नहीं समझ रहे थे, जिस लेवल पे ये जिना चाहते थे कि लोग ये समझें कि कांग्रेस मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करती और मुस्लिम्स को यूनाइट होना पड़ेगा एक पार्टी के अंदर में, इतने एक्टिव हुए हुए नहीं थे मुस्लिम्स। तो इससे जो है वो जिना साहब भी ना दिल बर्दाश्त हो के मुस्लिम लीग को छोड़ के चले गए थे कि भाई ठीक है वापस चलाओ यार। तो दिस मीन्स कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए जिना खुद भी मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पे आगा खान साहब ने मीटिंग को रिप्रेजेंट किया। ऑफ कोर्स पहले ही मुस्लिम डिवाइड हो गए कि जिना भी नहीं है, उधर से कांग्रेस बिल्कुल ही नहीं थी, तो फिर कुछ बात हो ही नहीं सकती थी इसमें। तो देयर वाज नथिंग ऑफ सब्सटेंस दैट वाज एग्रीड। लेकिन एक मजे की बात ये हुई कि रहमत अली जो है वो उस वक्त इंग्लैंड में पढ़ने गए हुए थे, ही वॉज अ स्टूडेंट देयर, और वो इन कॉन्फ्रेंसेस में शामिल होने आते थे देखने के लिए क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं। और बड़े वो उनको गुस्सा आता था कि ये जो बातें हो रही हैं ना ये सही नहीं हो रही। उनके पास अपना एक एजेंडा था, एक अपना एक माइंडसेट था। उस वक्त तक मुसलमानों के पास ये माइंडसेट नहीं था आमतौर पे। इवन जैसे हमने पीछे बात की थी कि इवन अल्लामा इकबाल ने भी जो माइंडसेट दिया था उसमें इतना डेयरिंग बात नहीं थी, इतनी डेयरिंग इन्होंने कर दी। नौजवानों में होता है ना, जज्बाती होते हैं, गर्म खून होता है, तो वो खुल के बात करते थे। तो Rahmat Ali, who was a student in England, participated in the conference and did not agree with the point of view of the Muslim leaders. He held a strong opinion that Muslims should work for a separate independent homeland. अब इन्होंने कहा कि भाई ये कौन सा फेडरेशन ख़त्म करो, कुछ भी नहीं, पूरा एक अलग से मुल्क दो जो पूरा इंडिपेंडेंट हो। कोई मिलके हिंदू मुस्लिम मिलके एक कंट्री नहीं बनने वाला, कोई ऐसा मुल्क नहीं बनाने जा रहे जो हिंदू मुस्लिम मिलके एक मुल्क बनाए जिसको कि इंग्लैंड उसका रूलर हो और सूबे अलग अलग अपने हुक्मरानी करते हो अपने अपने इलाके में। ऐसा नहीं चाहिए, हमें पूरा एक अलग से मुल्क चाहिए। इंडिया, हिंदूज को एक अलग से मुल्क दो, मुस्लिम्स को एक अलग से मुल्क दो। इवन वो इतना जज्बाती थे कि none of the Muslim leaders had vision that at the time, and they were aiming for a federation with the strong provinces. But Rahmat Ali wrote a 4-page pamphlet called Now or Never in 1933, और उसमें उन्होंने क्या फरमाया कि मुस्लिम शुड हैव देयर ओन होमलैंड कॉल्ड पाकिस्तान, नाम भी दे दिया। मतलब फुल हेड ऑन वो ना, सब कुछ मैंने सोच लिया है, बस मैंने सब सोच लिया है। और वाकई बड़ी जज्बाती बात थी, मुल्क सोच लिया, मुल्क का नाम भी सोच लिया। और इतना जज्बाती इंसान था, और वो इतना ज़्यादा वायरल हुई ना आज के दौर में अगर कहा जाए ये बात कि इवेंचुअली पाकिस्तान बन ही गया। तो अब ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान रहमत अली साहब ने बनाया, ऐसा नहीं है। वो पूरा एक चेन है ना, हम देखते हुए आ रहे हैं, कहाँ सर सैयद की डोनेशन फ्री से होते हुए मुस्लिम लीग का पूरा किरदार और फिर अल्लामा इकबाल का खुतबा, सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस बंदे की जो जो करेज थी ना, उसने बड़ा वायरल किस्म की एक रूप फूंकी, और उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। जिना भी वापस आए उस मुस्लिम की एक एक्टिव, हालांकि इवन खुद जिना भी ये समझते थे कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ये कोई लॉजिकल बात नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो सकेगा कि ये हमें पूरा एक अलग मुल्क ही दे देना, कांग्रेस मानेगी। और ये बात दुरुस्त है कि कांग्रेस मेजॉरिटी में, वो किसी सूरत छोड़ेगी नहीं इससे ज़्यादा। तो हम बहुत से बहुत जो हासिल कर सकते हैं वो यही है कि हम प्रोविंस ले लें अपने, उसमें अपनी मेजॉरिटी वाले प्रोविंस में अपनी मर्जी चलाएं, और किसी तरह से जो माइनॉरिटी हैं जहाँ पे हम, वहाँ पे हम किसी तरह से इनको मजबूर कर दें कि वो माइनॉरिटी का पूरा पूरा ख्याल रखें। बस ये 2 पॉइंट हमारे अचीव हो गए, बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल हो गई। उस वक्त तक ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन रहमत अली साहब ने जो है ना वो ना बिल्कुल एक छक्का मारा ज़बरदस्त किस्म का, जिसको कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना बहुत ही चीयर किया गया, ज़बरदस्त बात की इसने। तो उन्होंने कहा कि जी NWFP पंजाब सिंध बलूचिस्तान ये सब जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में, सबको मिला के एक अलग अलग मुल्क बना दो, ख़त्म करो। जैसे मैंने कहा, even Jinnah had not imagined that at the time, but and the idea was also very different from that of it was, and it talked about a fully independent state. अब इधर आ गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935। जैसे हमने कहा पीछे से ये ब्रिटिशर्स कह रहे थे भाई हमें कुछ भी करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना है, अभी जैसे चल रहा है ऐसे नहीं चला सकते। So even after the failure of roundtable conferences, the British government announced proposals for how India should be governed, and the passed as the Government of India Act, and they passed the Government of India Act in August 1935 by the British Parliament। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर लिया साइमन कमीशन की
और कम्युनल अवार्ड की रोशनी में इन्होंने अपने तौर पे एक सेटअप बना के एक हुकूमती ढांचा बना दिया कि ऐसे मुल्क चलेगा। अच्छा, कांग्रेस यूं कही थी यूं आज़ादी दो, यूं सूबा बनेगा, यूं सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसमें यूं हमारा माना जाएगा। मुस्लिम लीग कही थी यूं 1/3, यूं 2/3, यूं ऐसे यूं। उन्होंने कहा आप लोग साइड में बैठो, हम अपना नया बना रहे हैं। पूरा उन्होंने अपना एक नया अलग ही दे दिया और आखिर में वो यही करते हैं, होता यही है। जब वो अपने आप को बड़ा महसूस करते हुए कुछ करते हैं ब्रिटिशर्स, आखिर में कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें कि ठीक है सुबह आप चलाओगे लेकिन सारी मर्जी हमारी चलेगी, ठीक है ये आप चलाओगे लेकिन सारी मर्जी हमारी चलेगी। इस टाइप के वो रूल्स दिया करते थे, अजीब। इससे वो बाहर ही नहीं आ पा रहे थे कि भाई आपको छोड़ना पड़ेगा, इंडियंस को इंडिया देना पड़ेगा। ये वो नहीं इन्विजन कर पा रहे थे। खैर, तो ये एक्ट उन्होंने पास किया कि अब से इंडिया ऐसे चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से 1935 में। इंडिया वाज टू बी अ फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, जैसे कि पीछे बात हुई। अच्छा, बना रहे हैं प्रोविंस, बना रहे हैं स्टेट्स को दे रहे हैं, आखिर में देखें करेंगे क्या उनके साथ। देवर टू बी 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एक अपर हाउस होगा जिसमें 156 मेंबर्स होंगे। बड़ी तफसील है जी। फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया कहते हैं उन इलाकों को जहाँ ब्रिटेन का डायरेक्ट कंट्रोल था, और प्रिंसली स्टेट्स वो कहते हैं जहाँ पर उन्होंने नवाबों को इजाज़त दी हुई थी कि वो ब्रिटिश बादशाह के अंडर में या मलका के अंडर में वहाँ पे मुल्क उस इलाके को पे राज कर सकें। तो प्रिंसली स्टेट्स कहते थे उसको। तो 104 मेंबर्स होंगे प्रिंसली स्टेट्स के, 156 मेंबर्स होंगे ब्रिटिश इंडिया के। ब्रिटिश इंडिया के मेंबर इलेक्शंस के थ्रू आएंगे, वाइल द प्रिंसली स्टेट्स विल बी नॉमिनेटेड, यानी जहाँ का जो प्रिंस होगा वो अपने इलाके से मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा ताकि वो पार्लियामेंट में जाके बैठें और कानून साजी करें। डायरकी वॉज ड्रॉप्ड एट प्रोविंशियल लेवल। डायरकी क्या थी, ऐसे हमने बात की थी, कुछ ब्रिटिश अपने पास पावर रखेंगे, कुछ इंडियंस को पावर दी जाएगी। तो सूबों के लेवल पे ब्रिटिश के पास पावर रखने का उन्होंने जो टू लेवल किए थे वो ख़त्म कर दिया कि नहीं, सारी पावर सूबे के पास अपने पास रहेगी। सिर्फ डिफेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स और जो इनके चर्च के अफेयर्स हैं और ट्राइबल एरियाज़ के अफेयर्स हैं वो गवर्नर जनरल, सूबे का गवर्नर जनरल अपने पास रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर सूबे में छोटे छोटे सूबे बनेंगे, हर सूबे का एक गवर्नर जनरल होगा, और गवर्नर जनरल जो है वो होगा ब्रिटेन की तरफ से, और उसके पास कुछ इख्तियारात होंगे। तो उन इख्तियारात में से क्या क्या हैं कि उसमें जो है वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एक्सेलेसियस्टिकल अफेयर्स, जैसे मैंने कहा चर्च से रिलेटेड जो उनके चर्च चल रहे हैं उनको गवर्नर जनरल खुद देखेगा, और ट्राइबल एरियाज़ जैसे कि NWFP के ट्राइबल एरियाज़ थे ये गवर्नर जनरल के अंडर में रहेंगे। Provinces were given autonomy with provincial governors given special responsibilities like peace and right of minorities. सूबा अपनी मर्जी से जो चाहे करे, गवर्नर जनरल के पास कुछ इख्तियार आते हैं जिसमें अमन कायम रखने की जिम्मेदारी उसकी है, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ को सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी उसकी है। नंबर ऑफ प्रोविंसेस वर इंक्रीज टू 11 इंक्लूडिंग NWFP, उड़ीसा और सिंध। सिंध को प्रोविंस बना दिया, NW को प्रोविंस बना दिया। 11 प्रोविंसेस में अब इलेक्शन होने थे। गवर्नर जनरल जो है वो हेड ऑफ फेडरेशन है और ही हैज सम स्पेशल पावर्स, और स्पेशल पावर्स के नाम पे क्या दे दिया, समझ जाओ कि सब दे दिया। जो पीछे बात होती है ना, अगर उसको लगा कि मामला ठीक नहीं चल रहा तो वो सारा कंट्रोल खुद संभाल ले, बट तो जब भी उसको लगेगा उसको हर वक्त ही लग जाए तो आप क्या कर लोगे भाई। Provincial governors also had special powers and they could dismiss ministers or the whole administration for emergency. जब वो चाहे उसको लगे emergency है वो सबको निकाल के बाहर खड़ा कर सकता है। The role of central government could not be established because of the princes, the princely state के princes थे, उन्होंने जो नए arrangements थे उनसे थोड़ा सा उनको इख्तिलाफ हुआ, उन्होंने कहा नहीं भाई हम तो इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो उन्होंने बहुत सारे रूल्स देने थे कि प्रोविंसेस कैसे चलेंगे उसके रूल्स तो आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चलेगी, कौन चलाएगा, उसमें किसके क्या अख्तियारात होंगे, उसमें कांग्रेस से क्या होंगे, मुस्लिम लीग के क्या होंगे, या हिंदू से क्या होंगे, मुस्लिम से क्या होंगे, इस पर अभी काफ़ी बातें तय होना बाकी थी। जो भी उन्होंने असूल बताए थे कि फ़लाना फ़लाना शख्स वोट करने का हकदार होगा, उनको पता था कि अगर हमने हर एक को वोट करने का हकदार दे दिया तो ऐसे लोगों को चुन के लाएंगे जो आज़ादी के मत वाले हैं। तो वोट उनको करने दो जो इतना पढ़े हुए हों, इस इलाके से पढ़े हुए हों, फ़लाने स्कूल से निकले हुए हों, इतनी ये हों, फ़लाना यूँ हों। आखिरकार सिर्फ 25% ऑफ इंडियंस वर अलाउड टू वोट इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस। दैट वाज अपोज्ड बाय एवरीवन इन इंडिया, नेहरू कॉलिंग इट अ चार्टर ऑफ स्लेवरी, like a like a machine with strong brakes with but no engine. एंड जिना, ये थोड़े देर से देख रहे हैं ना काफ़ी जगहों पे गलतियाँ हुई हैं। जिना कंसिडर्ड इट
थॉरली रॉटन, फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल। बड़े सख्त किस्म के अल्फाज हैं ना दोनों के। तो फजूल बात कर रहे हैं ना आपने, आप वही बात कर रहे हैं जो आप 1901 से करते हुए आ रहे हैं। यानी 1857 के बाद से जो आपने राग अलापा है कि जी आपको आज़ादी देने जा रहे हैं, बस सब कुछ हम कंट्रोल करेंगे, आपकी मर्जी चलेगा लेकिन सारी पावर हमारे पास होगी, तो क्या फ़ायदा इन सारी बातों का। तो इतना लंबा चौड़ा आपने साइमन कमीशन की रिपोर्ट बनाई, आपने कम्युनल अवार्ड दिया, ये किया वो किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पूरा पास कर लिया, पूरा इतना बड़ा कानून का पलंदा पास कर लिया, और आखिर में ताकत सारी की सारी आपके अपने पास है। तो हम तो नहीं मानने वाले भाई। बट द एक्ट was a reflection that Britain now knew that they would soon have to leave India to Indians। इस एक्ट को पास करने से ये ज़रूर अंदाज़ा हो गया कि उनको लग रहा था कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, ये इंडियंस छोड़ेंगे नहीं ऐसे में, मामला चलेगा नहीं। अच्छा, ब्रिटेन कमज़ोर हो चुका था, वर्ल्ड वार वन के बाद काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज भी बहुत थी उनको, तो वो अब इस हालत में थे नहीं कि वो इतना खुल के पूरा वापस से सबको दबा के पकड़ धकड़ करके जंग किसी तरह से दोबारा से करके और फिर अपनी मर्जी चला सके, नहीं हो सकता था, उनको पता था। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये पास कर दिया, माने नहीं माने, आपको पसंद आया नहीं आए, रिजेक्ट करें उसको, बकवास कहें, जो भी कहें, मशीन विद ब्रेक्स विदाउट इंजन बोलें, लेकिन भाई ये पास हो गया। अब तो इसी पे इलेक्शन होंगे। तो 1937 में इलेक्शंस हो गए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके बाद ये ख़त्म होने जा रहा है लेक्चर, ठीक है। 1937 में इलेक्शंस हुए। नेहरू फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही थी। जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, कांग्रेस को तो लग रहा था उनके पास सब कुछ फुल्ली, वो इस वक्त कमिटेड है, उनको लग रहा था कि हम ले जाएंगे, हम पूरा इंडिया कंट्रोल कर लेंगे इवेंचुअली। बट बोथ कांग्रेस एंड ऑल क्या क्या बात हुई थी, हाँ सॉरी, नेहरू जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे इलेक्शन में, लेकिन कांग्रेस और उसके अलावा उनके जो दूसरे एलाय थे वो ये समझ रहे थे, दे थॉट, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ थॉट दैट इलेक्शन कैंपेन वुड बी अ ग्रेट वे टू रीच मासेस। ठीक है, हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, इस इलेक्शन में हिस्सा लेने की तरीक़ाकार ये रखते हैं कि हम इलेक्शन कैंपेन होती है, वो घर घर जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, हमें वोट देना। इस तरह से हम लोगों से बहुत करीब हो जाएंगे, लोगों तक हमारी अप्रोच अच्छी हो जाएगी, हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैंपेन किया इलेक्शन के लिए। कांग्रेस के जहन में ये था कि जब इलेक्शन ख़त्म होंगे हम लोग रिज़ाइन कर देंगे, इलेक्शन का नतीजा भी निकलेगा, हम अपनी अपनी सीटों से रिज़ाइन कर देंगे, इलेक्शन बेकार हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन होने की वजह से हमें कम से कम लोगों तक पहुंचने को हमें मदद मिलेगी। तो मुस्लिम लीग टुक इट्स एजेंडा ऑफ ग्रेटर प्रोविंशियल autonomy विद सेल्फ गवर्नेंस टू द पब्लिक एंड वांटेड टू कोऑपरेट विद द कांग्रेस। कांग्रेस के साथ मिलके कह लो भाई इलेक्शन लड़ो, जिन सूबों में तुम जीतना, जिन हम जीतेंगे, थोड़ा तुम हमारा लिहाज करना तो हम तुम्हारा लिहाज करेंगे, जहाँ मेजोरिटी में आएंगे हम दूसरा ख्याल करेंगे, जहाँ तुम मेजोरिटी में आना मुस्लिम से ख्याल करना। ऐसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने तो फटाफट साफ बिल्कुल करना ही, आपसे कोई बात नहीं करनी। नेहरू ने कहा देयर आर ओनली टू पार्टीज इन इंडिया, द ब्रिटिश एंड द कांग्रेस, नो वन एल्स। तो बिल्कुल साफ साफ उसने तो मुस्लिम लीग के किसी भी तरह के नेगोशिएशन से इनकार किया, और इलेक्शन रिजल्ट जो हैं वो लीग के हक़ में नहीं थे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो 5 प्रोविंसेस की कांग्रेस के पास गई, और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी दूसरे 4 सूबों में। और इवन इन 3 रिमेनिंग प्रोविंसेस, पंजाब, सिंध एंड बंगाल, वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी, लीग ओनली सिक्योर्ड 109 आउट ऑफ 482 सीट्स रिजर्व टू मुस्लिम्स। वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट था मुसलमानों के लिए, 482 सीटें रखी गई थी, उसमें भी वो मुसलमान जीत गए जो मुस्लिम लीग में नहीं थे। इलेक्शन होता है तो कोई भी खड़ा हो जाता है। तो मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी इतनी कम थी उस इलेक्शन में कि जिन सूबों में मुसलमान मेजॉरिटी में थे वहाँ पे 482 सीटें थी मुसलमानों की, उस पर सिर्फ मुसलमान ही इलेक्शन लड़ रहे थे। तो वहाँ मुस्लिम लीग के अलावा दूसरे मुसलमान भी इलेक्शन में खड़े हुए, कुछ कांग्रेस ने अपनी तरफ से खड़े किए, कुछ दूसरी पार्टियों ने खड़े किए मुसलमान लीडर्स। तो मुस्लिम लीग के लीडर्स वहाँ से 482 में सिर्फ 109 सीटें जीत पाए, जिसमें इसके मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में भी मुस्लिम लीग नहीं जीत सकी, मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया में तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सका, क्या मसला था, मुस्लिम लीग को इतना सेटबैक क्यों हुआ? आपको याद होगा कि मुस्लिम में काफ़ी कायद अज़म खुद थोड़े दिन पहले छोड़ के गए थे मुस्लिम लीग को, और वो डिससेटिस्फाइड थे कि जिस लेवल पे लोग कमिटेड हैं वो काफ़ी नहीं है। बहुत से मुसलमान अभी भी ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस में भी तो मुसलमान लीडर हैं, बस काफ़ी है कि अकेली कांग्रेस लड़ ले, पूरा हिंदुस्तान आज़ाद करा ले, हम सब मिल के रह लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। इस तरह का माइंडसेट अभी भी एग्जिस्ट करता था। कांग्रेस के अंदर मुसलमान लीडर अभी भी मौजूद थे, और इस फेस को देखते हुए कायदे छोड़ के भी गए थे। खैर फिर उनको मना के वापस भी लाया गया, और मुसलमानों ने एक नए लेवल पे ऑर्गेनाइज होना भी शुरू किया। तो इलेक्शन तो लड़े, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। रीजंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो मुस्लिम लीग का फर्स्ट एक्सपीरियंस इलेक्शन लड़ने का। इससे पहले ये पब्लिक के पास इस तरह से नहीं गए थे कि गली गली गांव गांव घर घर जाएं और वोट मांगें। तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी मुस्लिम लीग के बारे में जितनी कांग्रेस के बारे में थी, और इस वजह से मुस्लिम लीग को वो पजीराई ना मिल सकी, नंबर एक। नंबर टू, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज डिड नॉट परसीव हिंदू रूल एज अ पॉसिबल थ्रेट। जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, वो मुस्लिम लीग को वोट डालना वरना फंस जाओगे, इस तरह का जहन था नहीं। पहले ही मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वहाँ इतने ज़्यादा फसादात मसले मसाइल नहीं थे अगेंस्ट हिंदूज कि वो ये सोच सकते कि अगर कांग्रेस आ भी जाएगी तो क्या कर लेगी, वहाँ है ना मुसलमान हैं, उसमें भी हमारे यहाँ देख लेंगे हमको। तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में कांग्रेस को पजीराई नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे उनको इतनी कोई ख़ास थ्रेट फील नहीं हो रही थी कि अगर हमने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, सही चल रहा है, मुनासिब ही है। अभी आगे पता चलेगा इन सब लोगों को ना, ये सब कुछ अभी पता चल जाएगा। 1937 का इलेक्शंस, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है आम आवाम को ये याद समझाने के लिए कि अगर तुम लोगों ने मुस्लिम लीग का साथ नहीं दिया तो तुम लोग गए। ये इलेक्शंस नहीं होते तो शायद और लंबा अरसा लगता पाकिस्तान बनने में। इन इलेक्शंस की वजह से ही, मुस्लिम लीग के हारने के बाद ही, जो टोटल अथॉरिटी पावर मिली कांग्रेस को, उसके नतीजे में जो कुछ उन्होंने किया उसी ने आंखें खोली आम आवाम की। मुस्लिम लीग के लीडर्स तो बहुत अरसे से कह रहे थे, लीडरशिप ने तो देख लिया था कि मसाइल बहुत आने वाले हैं, लेकिन आम आवाम की आंखें इसके बाद ही खुली। तो ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई हमारे लिए। खैर, तो जो मेजॉरिटी एरिया से मुसलमानों के, वो उनका ख्याल था क्या ज़रूरत है इतनी हिलजुल करने की, ठीक है यार चल जाएगा, कोई हमें इतना है, यहाँ से हमें कौन हिलाएगा, हम मेजॉरिटी में। अच्छा, मुस्लिम लीग हैड नॉट रियलाइज दैट द माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज वुड रिस्पॉन्स बेटर। मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया से फिर भी उनको ज़्यादा वोट मिले थे, और इस पर मुस्लिम लीग के जहन में था नहीं कि यहाँ से ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो वहाँ उन्होंने मेहनत ज़्यादा नहीं की। ज़्यादा मेहनत की उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में, और वो हिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये भी एक रीज़न था कि माइनॉरिटी एरियाज़ पे इतना काम नहीं किया गया। आखिरी बात के, द लीडर्स ऑफ द लीग रियलाइज दैट दे हैड एन इमेज प्रॉब्लम, कि ज़्यादातर आम आदमी, आम मुसलमान ये कहते हैं यार ये सारे सेठ हैं, ये सारे अंग्रेज़ के पढ़े हुए लोग हैं, ये सारे अंग्लिस्तान रिटर्न बाबू लोग हैं, ये इनकी आपस की लड़ाई है, हमसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इमेज एक मौजूद था। द masses who were poor and illiterate did not connect with them and saw them as aristocrats, princes। ये सारे राजे महाराजे नवाब लोग हैं, ये सारे सियासतदान, इनका हमसे क्या लेना देना यार। तो लोगों तक उनकी रसाई उस तरह से नहीं थी, लोगों में उनका इमेज इस तरह से नहीं बना हुआ था कि लोग उनको अपना खैर का समझ रहे होते। अब आती है बात कांग्रेस रूल की। 1937 से 1939 में कांग्रेस ने खुल के जो है ना अपने साथ समझ लें अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने पहले क्या सोचा था कि हम रूल नहीं करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन में जो भी नतीजा निकलेंगे हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन कांग्रेस, इन्होंने पहले सोचा था कांग्रेस would only contest elections and not form the government, but seeing the overwhelming majority that they received, they decided to go into the government with the promise from the viceroy Lilith Lowe that the British will not interfere in the matters। अब ब्रिटिश ने अगर कह दिया है सूबे खुद मुख्तार होंगे, तो जब तक इमरजेंसी नहीं आ जाएगी तब तक गवर्नर नहीं अपनी मर्जी चलाएगा। अगर आप ये हमें एश्योरेंस दोगे तो फिर हम गवर्नमेंट बना लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ओके, आप अपना जैसा चलाना चाहो चलाओ, फिलहाल पहला राउंड है, हम ज़रा हाथ हल्का ही रखेंगे, तो आप अपनी मर्जी से चलाओ, हमें कोई मसला नहीं है। इस बुनियाद पे कांग्रेस ने कहा ओके हम गवर्नमेंट बनाते हैं। मुस्लिम लीग वॉज ट्रीटेड विद डिसडेन। जहाँ मुस्लिम लीग ने कहा भाई यहाँ पे तो हमारी मेजॉरिटी थी, थोड़ा हमें तो दे दो,
और भाई यहाँ हमारी माइनॉरिटी मुस्लिम्स की हमारी बात तो सुनो, बात ही नहीं सुननी भाई। आप कौन हो? आप कोई पार्टी नहीं हो, आप एग्जिस्ट नहीं करते। तो इवन जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में ऐसे मैंने बताया था कि मुसलमान जीते तो, लेकिन वो मुस्लिम लीग के मुसलमान नहीं जीते। तो वहाँ उन्होंने शर्त ये रखी कि इस मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में भी हम उसको चीफ मिनिस्टर मानेंगे जो मुस्लिम लीग का नहीं होगा ना। फुल उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए ना बिल्कुल ही हर तरह से मुस्लिम लीग को ब्लॉक किया। सो इन द एरियाज वेयर मुस्लिम्स हैड वन सीट्स, मुस्लिम लीग वाज नॉट अलाउड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब इन्होंने अपने पल पुर्जे निकाले। क्या? वंदे मातरम वाज मेड मैंडेटरी। ये एक तराना है इनका, इंडिया का। उसमें कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जहाँ पे किस तरह की बात है, क्योंकि इतने अरसे से मुगल्स रूल कर रहे थे ना, तो मुगल्स वर मुस्लिम्स। तो हम एक तरह से उनके लिए फॉरेनर्स थे। मुस्लिम्स व फॉरेनर्स फॉर फॉर इंडियंस। तो हम इन लोगों को निकाल बाहर करेंगे, इनको बाहर निकाल देंगे, इनसे आज़ाद हो जाएंगे, इस तरह की बात थी। तो अब ये जुमले आप बोल रहे हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट, और हर शख्स को ये पढ़ना है रोज़ाना सुबह। वंदे मातरम जो है ना, उसको पढ़ाना पढ़ा जाना है, स्कूलों में भी, ऑफिस में भी, गवर्नमेंट के इदारों में भी। आपने सुना है कि आप एक पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में हर ऑफिस में सुबह सुबह पाकिस्तान का तराना पढ़ना लाजमी है। पाकिस्तान में रहते पाकिस्तान का तराना पढ़ना लाजमी नहीं है, तो इंडिया में रहते हुए वंदे मातरम एक एक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, पब्लिक सर्विसेज में, स्कूल्स में, और ख़ास तौर पे वो तराना जिससे कि इख्तिलाफ है लोगों को, वो पढ़ना उन्होंने लाजिम करार दिया। तो ये एक धचका लगा जी आम लोगों को। दिस वरीड एंड ऑफेंडेड मुस्लिम्स। फिर वर्धा स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस। उसमें कहा कि अजी लोगों को, बच्चों को स्कूलों में ना हम बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान देंगे जी, उनको कपड़ा बुनना सिखाएंगे, उनको ये सिखाएंगे, लेकिन साथ में कुछ और बातें नहीं की उन्होंने। पीपल वर स्टूडेंट्स वर सपोज टू बाउ बिफोर द पिक्चर ऑफ गांधी। गांधी साहब के सामने सब झुकेंगे, उनकी तस्वीर के सामने। एक तरफ कह रहे हैं नो रिलीजियस एजुकेशन वाज इन द करिकुलम। तालीम के अंदर मज़हब की कोई बात नहीं होगी, और गांधी जी के सामने सब झुकेंगे। अब अजीब बात कर दी इन्होंने। मुसलमानों के लिए एक इशू है, आपको पता है कि मुस्लिम्स डू नॉट बाउ बिफोर एनी वन एक्सेप्ट अल्लाह। तो वो उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इंडियन के कल्चर में इतना बड़ा इशू नहीं है उनके लिए बाउ डाउन करना, उनके कल्चर का हिस्सा है, वो सलामी हिस्सा से करते हैं, झुक के मिलते हैं। मुसलमानों के लिए किसी की तस्वीर के सामने झुकना वॉज लाइक एक इंडियन जैसा एक्ट करना है, हिंदुज़म जैसा एक्ट करने के बराबर वाली बात थी। तो ये उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चों को हमारे मज़हब से डिस्टेंस करना चाहते हैं, हम ये नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वही वोट देते हैं ना मुस्लिम लीग को, नहीं दिए वोट, अब बर्दाश्त करो। अंडर द कांग्रेस रूल दे स्टार्टेड कमिटिंग एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट मुस्लिम्स, एंड जब मुस्लिम के ख़िलाफ़ ठीक ठाक काम शुरू हो गया ना, अच्छा खासा दबाव डालना शुरू हो गया। आज जो इंडिया में सुनने में आता है कुछ उससे भी बुरे हालात थे। और जो कंप्लेंट्स थी उनकी, दे वर नेवर गिवन एनी सीरियस कंसर्न बाय द अथॉरिटी में खुद इंडियन इनकी कांग्रेस वाले बैठे हुए थे। कांग्रेस के ऊपर जो बैठे हुए थे वो ब्रिटिश थे। ब्रिटिश ने वादा कर लिया था कि हम हल्की फुल्की बातों पे नहीं वो करेंगे, बड़े बड़े हंगामे होंगे तो फिर हम बीच में कुछ बात करेंगे। तो उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। अब क्या क्या हो रहा है, अजानें बंद कर दी गई, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया नहीं है वहाँ अजान बंद कर दो। ठीक है, गाय की स्लॉटरिंग पे पाबंदी लगा दी, एंटी मुस्लिम राइट्स शुरू हो गए, फसादात हो रहे हैं, मुसलमानों को निकाल के मारा जा रहा है, मस्जिदों में सुअर घुसा दिए, नमाज के टाइम पे जो है वो बाजे लेके पहुंच गए, मस्जिद से बाहर बाजे बजा रहे हैं। तो इस तरह की जो है वो उन्होंने एंटी मुस्लिम एक फ़िज़ा कायम करना शुरू कर दी, खासतौर पर उन एरियाज़ में जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी। अब 1939 तक जो है वो ये चलता रहा, 37 से 39, 2 साल में लग पता गया मुसलमानों को कि कांग्रेस क्या मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है या नहीं। इन 2 सालों में लग पता गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ, लई करनी ऐसी हुई कि 1939 में ब्रिटेन की दोबारा जंग हो गई जर्मनी से। अब इस जंग के साथ ही उन्होंने अनाउंस कर दिया, जैसे अब एक खाका ही बना था ना कि इंडिया एक अलग से मुल्क हो गया है अब से, और वो ब्रिटेन के अंडर में एक अलग मुल्क है, एक फेडरेशन है, अलग से चलती है जी। तो अब वो फेडरेशन एक अलग मुल्क है, तो अगर इंग्लैंड ने जंग का ऐलान किया इंग्लैंड जर्मनी से, तो इंडिया तो एक अलग मुल्क है।
लेकिन इंडिया ने भी ऐलान कर दिया, मतलब इंग्लैंड ने इंडिया की तरफ से भी जंग का ऐलान कर दिया। तो विच एंगर्ड कांग्रेस, रिजल्टेंटली दे डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम द असेंबलीज। ये हुआ ज़बरदस्त काम। कांग्रेस ने कहा ये कि आपने हमसे पूछे बगैर जंग का ऐलान हमारी तरफ से कर दिया, हम असेंबलीज से रिज़ाइन करते हैं। और इसके जवाब में जिन्ना ने जो मुसलमानों से कहा कि इस दिन को आप यौम तशक्कुर के तौर पे मनाओ भाई। 22 सितंबर 1939 को यौम तशक्कुर, द डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे मनाओ। अल्लाह ने तुम लोगों की सुन ली, आज तुम लोग आज़ाद हुए, वरना तुम तो गए थे भाई, और बहुत बुरे हाल थे। Under the Congress rule, the Muslims who did not took part in the election actively saw their mistake and understood that if they did not do so in the future, the Congress tyranny will be forced upon them again. कांग्रेस के जो जुल्म और मजालिम थे दोबारा से उनके सर पर नाफिज होंगे अगर उन्होंने हिस्सा नहीं लिया तो। On the other hand, Muslim League also learned from its mistakes. मुस्लिम लीग भी सीख चुकी थी कि क्यों उनको नहीं सीट्स मिली, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ लोगों से नहीं मिल सके। अभी मैं उससे बड़ी बात करता हूँ। And it mobilized itself as best as it could. Resultantly, it gained much more popularity among all the Muslims and began to be truly seen as the single representative party of the Muslims in India. After the Congress rule, Jinnah, as well as other leaders of Muslim League and Muslims in general, started seeing the truth in Rahmat Ali's words. अब जिन्ना ने भी ये देख लिया था कि यार उस बच्चे ने ना सही बात की थी, हम ऐसे नहीं चल सकेंगे कि इंग्लैंड हमें रूल करे और जो मेजॉरिटी ज़्यादातर सूबे हिंदू होंगे, और जब सेंटर में कोई फ़ैसला करना होगा हिंदू सूबे ज़्यादा हैं, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करा लेंगे और हमारी मर्ज़ी चलेगी नहीं, यहाँ जंग करनी है, उससे लड़ना है, हमें सब कुछ साफ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, इस बच्चे ने सही कहा था, और आम आम आवाम भी ये सोचने में मजबूर हो गया कि यार इस लड़के ने सही बात की थी, ये हमें अब अलग ही मुल्क की तरफ जाना पड़ेगा। और दे वांटेड an agenda to pursue a separate independent Muslim country which gained huge popularity among masses. ये बात जब लेके मुस्लिम लीग खड़ी हुई ना कि अब हम ये समझते हैं कि हमें अलग मुल्क ही अलग लेना है, इससे अवाम में बड़ा जलवला आया। और those who did not support Muslim League in the elections of 1930 वो भी खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं यार अब ये बात दुरुस्त है, हम ये छोटा मोटा इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहे, हमें तो पूरा मुल्क ही अलग चाहिए अपना। इसमें एक बात और मैं ऐड करता हूँ कि एक काम और किया गया कि ये रियलाइज़ किया गया कि हम मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम मुस्लिम्स से मुस्लिम्स की तरह कनेक्ट नहीं कर रहे, सियासतदानों की तरह कनेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसे चेंजेस लाए गए जिससे कि आम आवाम को ये रियलाइज़ करवाया जाए कि भाई हम मुस्लिम्स हैं और हम मुस्लिम्स के लिए ही एक मुस्लिम कंट्री लेना चाहते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पुश किया गया। इसके लिए क्या किया गया, नंबर वन, पूरे इंडिया में जितने उलमा थे, आलिम थे, उनको अप्रोच किया गया, उनके साथ कनेक्ट किया गया, उनको मुस्लिम लीग से कनेक्ट करवाया गया। बड़े बड़े आलिम जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया कि हाँ यार ये अगर ऐसी बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस्लाम की खातिर हासिल किया जाएगा तो हम इनको सपोर्ट करते हैं। अगर ये बात नहीं की जाती तो आम आवाम वोट नहीं देती। उनको पता था कि पाकिस्तान को रिलीजन से जोड़ना पड़ेगा, मुस्लिम्स को बताना पड़ेगा कि दिस कंट्री इज़ फॉर मुस्लिम्स, इट्स गोइंग टू बी अ मुस्लिम स्टेट जहाँ मुसलमान अपनी मर्ज़ी से अपनी आज़ादी से रह सकेंगे, उनको वो सारे हकूक़ हासिल होंगे जो एक मुसलमान को हासिल होने चाहिए। तो वो जो नारा था ना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये यहाँ यहाँ ओरिजिनेट होना शुरू हुआ कि लोगों को ये याद दिलाया जाए कि दिस मूवमेंट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट ओनली नाउ, कि सिर्फ एक जिना की या एक मुस्लिम लीग की ज़ाती अना नहीं है कि भाई हमें लड़ना है और हमें ये चाहिए, बल्कि अब दिस इज़ अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इज़ अ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर मुस्लिम्स। और ये अब हमारे मज़हब की बात आ गई, अब ये इस्लाम की जंग हो गई है। तो अब वो सारे जो इकबाल के अशार थे वो सारे घुमाए गए और पूरा का पूरा एक रीडिज़ाइन किया गया इस अप्रोच को। कायद आज़म ने अपना ड्रेसअप चेंज कर लिया, पूरा उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि अगर मैं मुस्लिम्स को लीड कर रहा हूँ तो मुझे मुस्लिम मुझे देख के मुझसे कनेक्ट कर सके ना, मैं उस तरह की वो मैं टोपी पहनूँ, मैं शेरवानी पहनूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं मतलब वो फर्स्ट टाइम उन्होंने एम्ब्रेस किया एक्चुअली टोटली इस बात को कि इफ़ आई एम रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स आई हैव टू बी पार्ट ऑफ देम। और नॉट ओनली आई बल्कि ऑल ऑफ द लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम लीग, अगर वो वाकई ये समझते हैं दिल से कि जी वो उस मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको मुसलमानों के आम आवाम के साथ, उनके सेंटिमेंट्स के साथ अपने आप को घुलना और मिलना पड़ेगा, उनके साथ शीरो शकर होना पड़ेगा।
सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन टिल 1939 एंड उसके बाद तो फिर दे नेवर लुक बैक एज यू नो 1940 में फिर मिले रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान और सब कुछ हुआ। तो अब हम वी आर गोइंग टूवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ दिस कंट्री पाकिस्तान। और यहाँ तक वो सियासी जद्दोजहद थी जो कि बिखरी हुई थी, लेकिन 1937 के कांग्रेस रूल ने ना इसको समेटने में बड़ी हेल्प की। और उसके बाद सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर हम आगे काम करेंगे। 1940 में रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड फिर पाकिस्तान 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 एंड फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। तो होपफुली यहाँ तक के इवेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, पॉइंटर्स आपने मेमोराइज करने के लिए आपके पास लिख लिए होंगे। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।